So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session we are going to talk specifically about the digestion of food. अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ एसोसिएटेड सारे के सारे ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली थी। एक बार हम उन सारी चीजों को रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब आप फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो आप एंटीरियर ओपनिंग यानी माउथ के थ्रू ले जाते हैं। माउथ के बाद जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी, जहां पर आपके टीथ और टंग मौजूद होते हैं जो कि फूड की ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो आपका फूड है वो फेरिंग्स में चला जाएगा विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज फॉर एयर। उसके बाद जो आपका फूड है इट विल गो स्पेसिफिकली टू द ईसोफेगस और उसके बाद आपका फूड जो है जे शेप के स्टमक में चला जाएगा। जे शेप के स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा एंड बॉडी से बाहर निकल जाएगा वो थ्रू द पोस्टीरियर ओपनिंग जिसको आप एनस बोलते हैं। ये आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल था विच इज अ कंटिन्यूअस पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपके एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट तक मौजूद होता है। इसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी थे क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेसेस से फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। मैकेनिकल के साथ साथ आपको केमिकल प्रोसेसेस की भी जरूरत है। आपको केमिकल्स का यानी एंजाइम्स का इस्तेमाल करके भी फूड पार्टिकल्स को तोड़ना होगा, काटना होगा। तो यहां पर क्या होता है दोस्त, स्पेसिफिकली आप लोग अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में अलग अलग रिएक्शंस को होता हुआ देख सकते हैं। जैसे कि स्टमक के अंदर हमें पता है कि कुछ स्पेसिफाइड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको आप पेप्टिक सेल्स बोलते हो, जो कि पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो पेप्सिनोजन आगे HCl से कन्वर्ट हो जाएगा, HCl की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पेप्सिन और वो पेप्सिन आगे चल के प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की डाइजेशन आपका स्टमक करता है? जी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है। सिमिलरली आपने समझ लीजिए आलू खाया, आलू का पराठा, तो आलू के अंदर जो स्टार्च है स्टोर्ड फॉर्म में वो आपके माउथ में आ जाएगा और माउथ के अंदर आपको प्रेजेंट हैं काफी सारे सलाइवरी ग्लैंड्स जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड है। ये क्या करते हैं, ये अपने सलाइवा को पोर कर देते हैं इनटू बक्कल कैविटी। तो जब आप स्टार्च को चबा रहे होगे, जब आप आलू के पराठे का कॉर चबा रहे हो, उस पर्टिकुलर टाइम पर ही आपके स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है और अराउंड 30% ऑफ द स्टार्च डाइजेशन आपके माउथ में ही हो जाती है। उसके बाद जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है वो बनेगा इन द पेनक्रियाज। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी स्पेसिफाइड सेल्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस यानी सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं और आपका जो लिवर है ये भी बाइल जूस बनाता है जिसको स्टोर और कंसंट्रेट किया जाता है इनटू द गॉल ब्लैडर। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हमें क्या जानना है, आज हमें ये जानना है कि ये सारे के सारे जो आपके इंपॉर्टेंट एंजाइम्स बने हैं ये आखिर फूड को डाइजेस्ट कैसे करेंगे, राइट? कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब हमें बात करनी है अबाउट देयर केमिस्ट्री कि अगर स्टार्च टूटा तो कैसे टूटा और प्रोडक्ट क्या बना, अगर प्रोटीन टूटा तो कैसे टूटा, प्रोडक्ट क्या बना, अगर फैट टूटा तो कैसे टूटा, प्रोडक्ट क्या बना, अगर न्यूक्लिक एसिड टूटा तो कैसे टूटा, प्रोडक्ट क्या बना। इस एक एक चीज के बारे में हमें आज जानकारी जुटानी है। सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और आप लोगों को मजा आने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को एक सिंगल गो में देखें और आपको काफी सारी एसेंशियल और अच्छी बातें जानने को मिलेंगी और हमारे पुराने कंसेप्ट तो यहां पर रिकैपिचुलेट होंगे ही होंगे। तो डाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। डाइजेशन के दो पार्ट हैं। पहला आपका मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब किसी भी चीज को किसी दबाव से काटना, जैसे कि आपके दांत जो हैं वो आपके ग्राइंड करते हैं फूड को। इसके अलावा जब आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्सिस जब होगा तो मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जिससे फूड पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है, राइट? तो ये कहलाते हैं आपके मैकेनिकल मेथड्स ऑफ डाइजेशन। यानी एक बड़ा टुकड़ा है, इसको आपने काफी सारे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया है, सो इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन इनका केमिकल नेचर चेंज नहीं हुआ है। समझ लो ये मेरा पेन है और इस पेन को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया मैकेनिकली यानी जोर लगा करके, तो अब ये भी जो है पेन का हिस्सा यानी ये भी प्लास्टिक ही कहलाएगा, ये भी प्लास्टिक ही कहलाएगा, राइट? इसके केमिकल एंटिटीज में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं इस पेन को यहां से तोड़ देता हूं ना, केमिकल रिएक्शन करा के इस मेटल को तोड़ देता हूं, समझ लीजिए मेटल है, कोई दो चीजों से मिला हुआ, कोई दो एलिमेंट से मिला हुआ, समझ लीजिए कोई मेटल है ये Na और Cl और मैंने उस NaCl को अगर अलग अलग कर दिया तो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे अगर आपने वाटर को तोड़ दिया है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, जो वाटर है ये आपका आग बुझाने के काम आता है। कहीं भी आग लग जाती है तो पानी डालते हो ना सबसे पहले, लेकिन अगर आप इस वाटर को तोड़ दोगे तो क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन बनेगा विच इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इसमें आग लगती है।
और ऑक्सीजन जो है इसकी जरूरत पड़ती है आपको आग लगाने के लिए। जब तक हवा मिल रही है आग बढ़ती जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या प्रेजेंट रहता है? CO2 प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन आग को बढ़ावा दे रहा है, हाइड्रोजन खुद इन्फ्लेमेबल है, लेकिन वाटर जो है ये आग बुझाता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। तो यहां पर क्या करोगे आप, जब केमिकल डाइजेशन करोगे तो अल्टीमेटली आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके फूड का नेचर ही चेंज कर देंगे। एक बड़ा मॉलिक्यूल है पॉलीसैकेराइड जो कि स्वीट नहीं था नेचर में, लेकिन जब वो छोटा छोटा हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो स्वीट हो जाएंगे, वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में, सुक्रोज में, जिनमें एक स्पेसिफिक स्वीट टेस्ट होता है। तो यहां पर केमिकल रिएक्शंस आपको करने पड़ेंगे एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी आपको कैटाबॉलिज्म करना पड़ेगा, कैटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। डन। सो डाइजेशन क्या होता है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं आपके फूड के अंदर उनको आप डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज पहली बात तो इतनी बड़ी चीजों को अपने अंदर परमिएट नहीं करती आने के लिए। इट इज नॉट परमिसिबल टू गो इनटू द ब्लड डायरेक्टली इतने बड़े साइज के साथ, अदरवाइज क्लॉगिंग होने लग जाएगी। आप किसी नाली में कोई बहुत बड़ा सामान डाल देते हो, कोई जूता फेंक देते हो या कोई पॉलिथीन फेंक देते हो तो नाली क्लॉग हो जाती है, आपको उसे साफ कराना पड़ता है पूरे के पूरे पाइप को, बिकॉज आपने उस पाइप की डायमीटर से ज्यादा बड़ी कोई चीज फेंक दी है जो कि वहां पर जाकर अटक जाएगी। सिमिलर केस इज विद प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का तो मॉलिक्यूलर वेट आपका 50,000 डेल्टन तक भी हो सकता है, राइट? इतने बड़े बड़े, यानी 50 किलो डेल्टन तक का अगर कोई प्रोटीन आप लोग डायरेक्टली ऐसे ब्लड में फेंक दे रहे हो तो वो तो जाकर के क्लॉग ही करेगा ना, चीजों को अटका ही देगा पाइप्स के अंदर खुद को। तो आपको ऐसा नहीं करना होता, आपको उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना रहता है जिससे वो ब्लड फ्लो के साथ मस्त बह सके। तो आपको इन्हें सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। जब ये बड़े होते हैं तो इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। ये कंसेप्ट है मेरे दोस्त, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। आपने सुना होगा कि स्टार्च के फॉर्म में आप ग्लूकोज को स्टोर करते हो या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हो, एनिमल्स के अंदर आप ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हो, आप सीधा ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि ग्लूकोज इज एन एक्टिव मॉलिक्यूल, इट हैज हाई ऑस्मोलैरिटी। तो वो अगर इतना एक्टिव मॉलिक्यूल है तो वो आपका कभी स्टोर ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, ये इनएक्टिव और इनसॉल्युबल रहते हैं, इनको आप स्टोर कर सकते हो, राइट? तो इन बड़े बड़े इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को आपको छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है जिससे वो ब्लड के साथ आराम से बह सके। अगर वो इनसॉल्युबल हैं तो ब्लड के साथ नहीं बहेंगे। तो यहां पर क्या होता है, आपको कौन कौन से मैकेनिकल प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे? सबसे पहला मास्टिकेशन, यानी आप फूड को काट रहे हो, चबा रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हो, तो चीविंग विद द हेल्प ऑफ टीथ इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस जो कि आप अपने मुंह में कोई भी खाना लेते टाइम करते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिग्लूटिशन, जिसको आप स्वेलोइंग भी बोलते हो, यानी जब आप खाने को गटक जाते हो तो ये पार्ट आपको उभरता हुआ दिखता है। इस हिसाब से तो ये जो गटकने वाली प्रक्रिया है, यहां पर भी आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। दैट स्वेलोइंग आल्सो हेल्प्स इन द मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। इसके साथ साथ जो पेरिस्टाल्सिस है, यानी एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स हैं, ये क्या करेंगी? ये वेव लाइक मूवमेंट करेंगी ऑफ द बोलस। बोलस मतलब आपके मुंह से जब नीचे खाना सलाइवा में मिक्स होकर के बढ़िया एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स चिपक चुके हैं तो वो बोलस की फॉर्म में एक राउंड ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में नीचे बढ़ने की कोशिश करता है। तो यहां पर गट के थ्रू जो है ये बोलस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की मदद से नीचे जाता रहता है, क्योंकि आपने यहां तक तो आपका जोर चला, आपने खाना चबाया और गटक लिया, इसके नीचे तो आपका जोर है नहीं, यहां पे तो स्मूथ मसल्स हैं, इनवॉलंटरी हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपका खाना नीचे कैसे जाएगा? खाने को कैसे पता नीचे जाना है? ग्रेविटी की मदद से तो सारा खाना नीचे जाएगा नहीं, समझने वाली बात है। तो यहां पर क्या होता है मेरे दोस्त, जो बोलस है उसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की मदद से उसे नीचे पुश किया जाता है। एक बार मैं एक डायग्राम बना देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। ये समझ लीजिए ये आपका ईसोफेगस है, ये आपका ईसोफेगस है, और यहां पर क्या आ चुका है? यहां पर आपका बोलस आ चुका है, यहां पर आपका खाना आ चुका है इस फॉर्म में, ये आपका बोलस आ चुका है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो ईसोफेगस है ना मेरे दोस्त, ये ईसोफेगस आपका यहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, यहां से। जब ये ऐसे पिचकना स्टार्ट करेगा तो इस बोलस पे नीचे की साइड यहां से और धक्का लगेगा, जब ये और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और धक्का लगेगा और ये बोलस नीचे की साइड जाना स्टार्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे जब ये इस प्रकार का हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, तो आपका बोलस और नीचे आ जाएगा, क्योंकि अपर पार्ट हैज कॉन्ट्रैक्टेड,
तो बोलस थोड़ा और नीचे आ गया। फिर सिमिलरली ये जो है पार्ट जो कि आपका इनसाइड मूव किया था, ये आउटसाइड चला जाएगा, वापस अपनी पोजीशन को रिट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो इस प्रकार से वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन इन्हें बोला जाता है। जैसे आप वेव बनाते हो ना ऐसे ऐसे करके, पहले एक बार ऊपर जाएगी वेव, फिर नीचे जाएगी, जिन्हें आप क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हो फिजिक्स की लैंग्वेज में, वही क्रेस्ट और ट्रफ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। पहले ये पार्ट आपका अंदर की साइड आया, अब ये पार्ट आ रहा है, फिर बोलस और नीचे जाएगा, फिर ये पार्ट आएगा, एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपकी वेव्स बनती चली जाएंगी इस स्मूथ मसल के अंदर, एंड बोलस आपका नीचे की साइड पुश होता हुआ चला जाएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल में ये जो खाना है ये आपका नीचे की साइड पुश होता हुआ चला जाएगा बाय द मूवमेंट कॉल्ड एज पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट, राइट? सो दैट्स व्हाई पेरिस्टैल्सिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेरिस्टैल्सिस हो, चाहे फूड को गटकना हो, चाहे फूड को चबाना हो, ये सारे के सारे मैकेनिकल ब्रेकडाउन के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो अलग अलग पार्ट्स जो है अब ये फूड को तोड़ने की भी कोशिश करेंगे केमिकली, क्योंकि आपको पता है बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा आता है विच इज मेड बाय अ लॉट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद आप लोग स्टमक तक पहुंचते हो तो वहां पे आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं। उसके बाद आपका लिवर जो है वो बाइल बना रहा है, आपका पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस बना रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सक्कस एंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस बना रहा है। तो ये पांचों चीजें कैसे फूड को काटेंगी ये अब हमें समझना है, एक एक रिएक्शन को हमें गौर से देखना है। तो फूड की मास्टिकेशन यानी फूड का टूटना और फेलिसिटेशन ऑफ स्वेलोइंग कहां पर होती है? आपके बक्कल कैविटी में होती है, क्योंकि भाई बक्कल कैविटी से ही आप उसे नीचे भेजोगे ना स्वेलो करके। तो जो फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग है वो आपकी बक्कल कैविटी के अंदर होगी, क्योंकि यहां पर काफी सारा सलाइवा है जो कि फूड को ठीक से मिक्स कर देगा। अगर फूड मिक्स हो चुका है सलाइवा में तो उसको काटने में भी हमें एक्सेसिव मदद मिलेगी, और फूड जो है वो आपका म्यूकस सिक्रीशन की वजह से और सलाइवा के पार्टिकल्स की वजह से अच्छे तरीके से चिपक जाएगा आपस में। सारे पार्टिकल्स जब एक साथ चिपक जाएंगे तो उसको गटकना काफी आसान हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगी? फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, कि आप गटक पाओगे फूड को, और मेस्टिकेशन यानी फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट पाओगे। ये बक्कल कैविटी के अंदर होता है। बक्कल कैविटी में टीथ और टंग भी प्रेजेंट थे। टीथ जो कि फूड को पर्टिकुलरली मेस्टिकेट करते हैं, और टंग जो कि अपनी मूवमेंट से क्या करती है? फूड को थॉरोली मिक्स करती है विद द सलाइवा। So teeth or tongue with the help of saliva help to masticate and mix the food well. तो mix में कौन हेल्प करेगा? आपकी टंग, और मेस्टिकेशन में कौन हेल्प करेगा? चबाने में आपके टीथ। अब सलाइवा के अंदर जो थोड़े से म्यूसिन पार्टिकल्स थे, जो हमने सलाइवा की कॉम्पोजिशन देखी थी कि सलाइवा में ज्यादातर वाटर है, उसके अलावा आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है। इसके अलावा आपने देखा था कि एंजाइम्स हैं जैसे कि लाइसोजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज है, एंड म्यूसिन यानी म्यूकस भी था। तो जो म्यूकस है सलाइवा के अंदर वो पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करता है, जिससे वो वॉल के साथ, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के साथ चिपके ना, स्मूथली नीचे निकल जाए। ओके आपके फीकल मैटर को भी स्मूथली एनस से बाहर निकालने के लिए म्यूकस की जरूरत पड़ती है। ये क्या करता है? आपके पार्टिकल्स को थोड़ा सा चिपचिपा बना देता है, जिससे पार्टिकल आपस में चिपे रहें एक दूसरे के साथ, लेकिन अल्टीमेटली वो वॉल के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएशन शो ना करें। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो लुब्रिकेशन के साथ ये अडेयरिंग भी करता है मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स के इनटू अ बोलस। यानी अब क्या बन चुका है? अब आपका एक बोलस तैयार हो चुका है, फूड पार्टिकल्स आपस में चिपक चुके हैं, और ये अब आपके एलिमेंट्री कैनाल में पास होने के लिए तैयार है। तो बोलस को फिर आप क्या करते हो? फेरिंग्स में भेज देते हो, और उसके बाद आपका ईसोफेगस में चला जाता है फूड बाय स्वेलोइंग और बाय डिग्लूटिशन। यानी आप जब गटक लेते हो फूड को तो फेरिंग से होता हुआ ईसोफेगस में चला जाता है। जो आपका सलाइवरी अमाइलेज था जिसको आप टाइलिन बोल रहे थे, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? डायसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। स्पेशली ये किस में कन्वर्ट करेगा? आपका माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, या फिर आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनमें आपका कन्वर्जन होता है। अगर एक ही पूछा जाए तो माल्टोज में कन्वर्ट करता है आपका कौन? सलाइवरी अमाइलेज किसी भी पॉलीसैकेराइड को। और अराउंड 30% जो स्टार्च है वो मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। यानी जैसे ही आपने खाना खाया 30% स्टार्च यहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ये बात हम लोग कर चुके थे। उसके बाद ये जो बोलस है यानी चिपका हुआ जो आपका फूड है जिसको आपने अच्छे तरीके से चबा लिया है, ये आपका ईसोफेगस से पास होता हुआ बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी पेरिस्टैल्सिस के दम पे कहां चला जाएगा? स्टमक में चला जाएगा।
तो माउथ के अंदर क्या हुआ, जैसे ही आपने ये खाना खाया, माउथ के अंदर आपका जो स्टार्च था विच इज अ पॉलीसैकेराइड, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये जो स्टार्च है ये आपका सलाइवरी अमाइलेज यानी टाइलिन नाम के एंजाइम की हेल्प से माल्टोज या आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो गया, विच आर डाइसैकेराइड। इनमें क्या रहती हैं, इनमें दो ग्लूकोज यूनिट हैं, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज आर व्हाट, दीज आर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, राइट। तो अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है, इसीलिए हमने सिर्फ 30% बोला है। अब ये कंप्लीट डाइजेशन जब होगी तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, अभी ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, अभी भी ये डाइसैकेराइड है, इसको आपको तोड़ के मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना बाकी है। और ग्रैंड फिनाले कहां पर हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीजें जो है फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगी। और यहां पर जो ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल जो पीएच है, सॉरी, ये आपका 6.8 है, यानी नियरली न्यूट्रल, अ बिट एसिडिक, क्योंकि 7 आपका न्यूट्रल पीएच काउंट होता है, अ बिट एसिडिक, बिल्कुल हल्का सा। 6.8 यहां पर आपको ऑप्टिमम पीएच देखने को मिलता है आपके मुंह के अंदर, जहां पर ठीक तरीके से आपके स्टार्च की डाइजेशन हो जाती है अप टू 30%। उसके बाद जो आपका फूड है ये पेरिस्टालसिस से ईसोफेगस में गया, एंड उसके बाद अल्टीमेटली इट विल रीच टू द स्टमक। और स्टमक में जाने के बाद कौन कौन से रिएक्शन होंगे ये हम देख लेते हैं। पहली बात तो स्टमक जो है ये फूड को स्टोर करता है 4 से 5 घंटे के लिए, क्योंकि डाइजेशन में वक्त लगता है और हर चीज बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है। जब तक आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा स्टमक से, इसे आगे पास नहीं किया जाता, तो जो आपका खाना है जो आप खाते हो वो 4 से 5 घंटे के लिए आपके स्टमक में स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि वहां पर सारे के सारे एंजाइम्स ठीक तरीके से काम करें और प्रोटीन की डाइजेशन हो पाए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें यह लगता है कि स्टमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर आपके गैस्ट्रिक लाइपेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये लिपिड को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इनका अमाउंट जो है काफी कम रहता है, तो इसे आप अनकंसिडरेबल भी मानते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में स्टेटमेंट देके पूछा गया है कि लाइपेजेस होते हैं कि नहीं स्टमक में, तो आपको यस बोलना है, यस देयर इज प्रेजेंस ऑफ लाइपेजेस इन स्टमक, लेकिन ये बहुत ज्यादा लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि लाइपेजेस को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, बाइल जूस। जो बाइल है दैट एक्टिवेट्स लाइपेजेस, और बाइल कहां पे जा रहा है, जो बाइल जूस है वो आपका कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ पेनक्रियाज की डक्ट के साथ मिल रहा था और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बना रहा था। यानी जो पेनक्रियाज की सिक्रीशन है, जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर लाइपेज है, उसको एक्टिवेट करेगा बाइल जूस, तब जाकर के आपकी लिपिड्स की डाइजेशन होगी। तो यहां पर आपका बहुत कम अमाउंट है और ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कोई स्पेसिफिकली पूछ ले कि होता है या नहीं लाइपेजेस इन स्टमक, तो होते, ये आपको बता देना है। तो स्टमक जो है 4 से 5 घंटे के लिए फूड को स्टोर करेगा, और पेट के अंदर भी चर्निंग मूवमेंट होती है। पेट जो है वो इस प्रकार से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, और ये गैस्ट्रिक जूस के साथ, यानी आपने अब जो पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूस बनाए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो आपने तैयार किए हैं, उसमें चर्निंग मूवमेंट के थ्रू मिक्सिंग कर देगा। और जब आपका फूड मिक्स हो जाएगा बढ़िया तरीके से एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ, तो ये आपका काइम कहलाने लग जाएगा। ओके, काइम कहलाने लग जाएगा। तो आपने एक वर्ड सुना होगा ना, कायम चूरण। तो कायम चूरण इज फॉर एसिडिटी, यानी कि आपके पेट के लिए है वो। तो यहां पर जो कायम है दैट वर्ड इज रिलेटेड टू काइम। ओके, तो काइम जो है वो आपके पेट के अंदर बनता है। काइम क्या है, जब आपके पेट के अंदर HCl है जिसका पीएच 1.8 to 2 है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है वो, जब उसके साथ आपका फूड बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगा तो उसे आप काइम बोलेंगे। एंड यहां पर जो मेन एंजाइम था ये कौन सा था, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन जो है इट इज अ जाइमोजन, इट इज अ जाइमोजन, यानी कि इनएक्टिव एंजाइम था। अब इसको आपको क्या करना है, जैसे ही HCl बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेप्सिन क्या है, पेप्सिन आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ये आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, यानी प्रोटीन को तोड़ेगा आप छोटे छोटे टुकड़ों में। तो प्रोटीन जो है इसके ऊपर पेप्सिन अटैक कर देगा, एंड अल्टीमेटली इसे पेप्टोन्स में और छोटे छोटे प्रोटियोजेज में, यानी छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ दिया जाएगा। यानी छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। अमीनो एसिड अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, ग्रैंड फिनाले नहीं हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रैंड फिनाले हर चीज का कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर पेप्टोन्स बने हैं और प्रोटियोजेस बने हैं, यानी कि छोटी छोटी पेप्टाइड की यूनिट्स हैं। 10-15 अमीनो एसिड अभी भी साथ जुड़े हुए हैं, इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं। आपका प्रोरेनिन नाम का एंजाइम, अब प्रो का मतलब ये भी आपका प्रिमिटिव है, यानी ये भी आपका
जाइमोजन है, तो इसको भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जो प्रोरेनिन है ये भी आपका HCl की मदद से एक्टिवेट हो जाएगा और ये बना लेगा रेनिन। और रेनिन क्या करता है? रेनिन आपका इन्फेंट्स के अंदर मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो यहां पर ये जो केजिन है विच इज द प्रोटीन फाउंड इन मिल्क, तो इस केजिन प्रोटीन को रेनिन क्या करता है? आपका पैराकेजिन में कन्वर्ट कर देता है। और पैराकेजिन जो है ये कैल्शियम की प्रेजेंस में आपका कैल्शियम पैराकेजिनेट या कैल्शियम पैराकेजिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विच इज अ कर्ड लाइक केमिकल। और ये जो कैल्शियम पैराकेजिनेट है जिसको आप कर्ड बोल रहे थे, इसके ऊपर फिर पेप्सिन अटैक करेगा, तब जाके पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस में टूटेगा। ये काम सिर्फ इन्फेंट में होता है, यानी इन्फेंट में जब आप दूध पिला रहे हो एक बच्चे को, तो उसके अंदर जो रेनिन प्रोटीन है इसको डाइजेस्ट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सॉरी, केजिन प्रोटीन को तो रेनिन की मदद से वो होता है। पहले तो क्योंकि प्रो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करोगे, फिर केजिन जो है ये पैराकेजिन में कन्वर्ट होगा, फिर पैराकेजिन कैल्शियम पैराकेजिनेट में कन्वर्ट होगा, और तब जाके वो इतना सिंपलिस्टिक प्रोटीन बनेगा कि उसके ऊपर पेप्सिन अटैक कर पाए। तो पेप्सिन कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करता केजिन प्रोटीन के ऊपर, उसको कैल्शियम पैराकेजिनेट के अंदर कन्वर्ट होना होता है, इसीलिए दूध को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है, जबकि कर्ड को डाइजेस्ट होने में उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि कर्ड इज कैल्शियम पैराकेजिनेट, तो इसके ऊपर तो डायरेक्टली पेप्सिन काम कर देगा। और आपका जो कैजिन होता है प्योर फॉर्म ऑफ मिल्क, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें पूरी कैस्केड है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब आप दूध पिएं तो रात को पिएं, और दही जब खाएं तो उसको सुबह खाएं। क्यों? क्योंकि सुबह जब दही खाओगे आपको उसके बाद काम पे निकलना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि डाइजेशन के लिए आप पूरा का पूरा एक कास्केड चलाएं। तो आप क्या है, अगर दही खा करके जाएंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, आप फ्रेश फील करते हो। और मिल्क की डाइजेशन में काफी टाइम लगता है। जब आप रात को दूध पी के सोते हो देन यू हैव एम्पल टाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क, और आपके प्रोटीन्स अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी हो पाएंगे। तो आइडियली कहा जाता है कि सुबह दही खाओ नाश्ते के साथ और रात को दूध। काफी लोग उल्टा भी करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आइडियल सिनेरियो क्या है उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ड को सिर्फ एक ही स्टेप में आपको डाइजेस्ट करना है डायरेक्टली पेप्सिन के अटैक से, लेकिन मिल्क को आपको अलग अलग कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, जैसे पैराकेजिन, फिर उसके बाद कैल्शियम पैराकेजिनेट एंड सो ऑन, राइट। तो ये बात आपको देखनी है। अब यहां पर एसिड बनेगा यानी HCl बनेगा। अब अगर मेरे दोस्त यहां पर HCl बनेगा और वो फूड के साथ मिक्स होगा, जिसे आप काइम बोल रहे थे, तो ये एसिड आपका इस वॉल पे अटैक भी तो करेगा और आपके स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, उसके सेल्स को जान से मारने की कोशिश करेगा। तो यहां पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? यहां पर म्यूकस नेक सेल थे, राइट। 3 अलग अलग टाइप के सेल थे ना, म्यूकस नेक सेल, आपके चीफ सेल, और उसके साथ साथ आपके ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल। तो यहाँ पे जो म्यूकस नेक सेल थे उन्होंने म्यूकस बनाया। तो ये म्यूकस क्या करता है? बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर गैस्ट्रिक जूस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ओके, अगर गैस्ट्रिक जूस बहुत ज्यादा हो गया है यानी एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे जो एक्सेस एसिड है ये आपकी वॉल्स को खत्म ना करने लग पड़े। तो ये लुब्रिकेशन तो कराता ही है म्यूकस, इसके साथ साथ म्यूकस बाइकार्बोनेट प्रोटेक्शन भी करते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम के, यानी इस एपिथेलियम के जो सबसे अंदर वाली लाइन है ना म्यूकोसा स्टमक की, हमने पूरी की पूरी लेयर पढ़ी थी। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर थी उसकी 4 वॉल्स थी, तो सबसे अंदर वाली जो लेयर थी इसको आप म्यूकोसा बोल रहे थे। इस सबसे अंदर वाली म्यूकोसा लेयर की प्रोटेक्शन कौन करेगा? आपका म्यूकस और बाइकार्बोनेट फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इतना कंसंट्रेटेड जो एसिड है, इतना एसिडिक जो एसिड है, वो वॉल्स को खत्म कर देगा और इससे आपके पेट के सेल्स जो है नष्ट होने लग जाएंगे। तो हमें म्यूकस की और बाइकार्बोनेट की एक लेयर बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या है? बाइकार्बोनेट में आपका यहां पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड अल्टीमेटली यहां पर आप देखोगे तो H2CO3 बन जाएगा HCl के आने पे। बात समझो, ये HCO3 के फॉर्म में प्रेजेंट था बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, अब यहां पर HCl का H निकल करके आया तो क्या बन गया? अल्टीमेटली H2CO3 बन गया ना। तो थोड़े टाइम के लिए जो बाइकार्बोनेट है ये आपका न्यूट्रलाइज कर देता है हर चीज को, क्योंकि अब ये जो बाइकार्बोनेट है इट इज नॉट दैट एसिडिक जितना ये था। तो आपको क्या करना है? इसको फ्री फॉर्म में नहीं रहने देना। अभी ये फ्री फॉर्म में था, लेकिन अब ये जो हाइड्रोजन है ये बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमने क्या कर दिया? हमने इसके एसिडिक नेचर को कंट्रोल कर लिया, हमने इस प्रोटॉन को फ्री नहीं घूमने दिया जो कि एसिडिटी कॉज करता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द स्टमक। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज की डाइजेशन होती है? लेट्स हैव अ टॉक अबाउट दैट।
सो काइम जो था, काइम मतलब कि आपका एसिड के साथ मिला हुआ जो फूड था वो अब आपका स्टमक से सीधा किस में जाएगा, ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इसको आप सक्कस एंटेरिकस यानी डाइजेस्टिव जो जूस है, जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस भी बोलते हो ना, तो इट इज इंटेस्टाइनल जूस, डाइजेस्टिव जूस ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसे आप सक्कस एंटेरिकस, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के साथ मिक्स कर देते हो। सारी चीजें कैसे आई ड्यूडेनम में, हम ऑलरेडी इसकी पाथवे को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। एक बार मैं रिवाइज भी करवा देता हूं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यह आपका स्टमक था, ये आपका स्टमक था लेट्स से। इसके बाद ये आपका ड्यूडेनम है, राइट, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था, दैट इज ड्यूडेनम। और उसके बाद लेट्स से जेजुनम और इलियम है, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से अभी बनाकर नहीं देखेंगे बिकॉज इनके बारे में फर्दर डिस्कशन होगी। यहां पर आपका पेनक्रियाज है जो कि इसके बीच में फंसा रहता है, ये आपका पेनक्रियाज है। इसके अलावा ऊपर की साइड क्या है, ऊपर की साइड आपका लिवर है, ये आपका लिवर है। तो ये जो लिवर था इसके अंदर क्या बना, इसके अंदर बाइल जूस बना। तो इसको व्हाइट कलर से देख लेते हैं हम सारी की सारी डक्ट्स को। यहां से बाइल जूस बना और वो बाइल जूस बन के कहां चला गया, लेट्स से गॉल ब्लैडर में चला गया। तो गॉल ब्लैडर में यहां पर बना रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, ओके। तो ये गॉल ब्लैडर में चला गया। अब गॉल ब्लैडर की जो डक्ट थी उसके साथ आपके लिवर की डक्ट मिक्स हो गई और इन्होंने क्या बना लिया, कॉमन बाइल डक्ट बना लिया। क्योंकि जब आपको बाइल जूस की जरूरत पड़ेगी तो वो गॉल ब्लैडर से चल के आ जाएगा और अब आपका लिवर में तो वापस जाएगा नहीं, कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। तो कॉमन बाइल डक्ट यहां पर आ गई। तो यहां से जो बाइल था ये आ रहा है। सिमिलरली ये जो पेनक्रियाटिक जूस था ये पेनक्रियाज से आएगा। तो ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है यहां से इसका पेनक्रियाटिक जूस आया। अब ये जो बाइल जूस है और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है मिक्स हो गए यहां पर, और कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहां खुल गई, ड्यूडेनम में खुल गई। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है इसमें क्या क्या खुला, इसमें एक तो आपका बाइल जूस को लेकर आने वाला ये वाला डक्ट खुला, यहां पर पेनक्रियाटिक जूस को लेकर आने वाला ये वाला डक्ट खुला, और स्मॉल इंटेस्टाइन के तो अपने सेल्स थे ही जो कि सक्कस एंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस बना रहे थे, ये भी यहीं पर खुले। तो अब जो सारे प्रोसेसेस हैं स्टमक के बाद, ये प्रोसेसेस सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम पार्ट में होंगे। हाँ, ये जो अलग अलग केमिकल हैं अलग अलग चीजों को डाइजेस्ट करेंगे। बाइल का डाइजेशन का मैकेनिज्म अलग है, पेनक्रियाटिक जूस का डाइजेशन का मैकेनिज्म अलग है, सक्कस एंटेरिकस का डाइजेशन का मैकेनिज्म अलग है, लेकिन डाइजेशन होंगी सारी एक ही प्लेस के ऊपर। कैसे होंगी वो मैकेनिज्म अब हमें समझना है वन बाय वन। सो पेनक्रियाटिक जूस और जो बाइल है ये ड्यूडेनम में पहुंच जाते हैं थ्रू हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो का मतलब होता है लीवर, यानी लीवर से बना हुआ बाइल जो है वो आपका यहां पर पहुंच रहा है, और पेनक्रियाटिक का मतलब पेनक्रियाज से बना हुआ जो पेनक्रियाटिक जूस है वो यहां तक पहुंच रहा है। नाउ वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्क्यूलरिस लेयर। अब मस्क्यूलरिस लेयर किसका बना हुआ था, स्मूथ मसल का बना हुआ था, स्मूथ मसल का बना हुआ था। तो जो मस्क्यूलरिस लेयर है वो आपका इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अलग अलग मूवमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अलग अलग मूवमेंट जब पैदा करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चीजों की मिक्सिंग होने लग जाएगी। सो दीज मूवमेंट हेल्प इन द थॉरो मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद वेरियस सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। तो जिस हिसाब से यहां पर आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसी हिसाब से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं मस्क्यूलरिस लेयर की वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इस हिसाब से जब चर्न करती हैं मूवमेंट्स तो जो भी फूड का कंटेंट आया है वो एंजाइम के साथ थोरोली मिक्स कर दिया जाता है। जो पेनक्रियाटिक जूस है इसमें भी इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इसमें भी इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, अगर हमने स्टमक की बात की थी तो इसके अंदर भी जाइमोजेंस थे, इसके अंदर भी इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स थे। क्या नाम था उनका, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन देखोगे तो ये आपका पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था। फिर यहां पर क्या था, प्रोरेनिन था, तो प्रोरेनिन इसके नाम के आगे प्रो आ गया तो ये भी आपका रेनिन में कन्वर्ट हो रहा था। सिमिलरली अगर आप पेनक्रियाटिक जूस में देखोगे यहां पर भी इनएक्टिव एंजाइम है जैसे ट्रिप्सिनोजन। तो ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, आगे का नाम क्या है, ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन। क्योंकि जाइमोजन है तो इसके पीछे जन लगा दिया, तो ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज नाम के आगे प्रो लगा दिया तो ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाइलेजेस जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज था, यहां पर आप इसे पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोलोगे। लाइपेजेस जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करेंगी, न्यूक्लियेजेस जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगी, और ये जो ट्रिप्सिनोजन
काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैं, इनके नाम में पेप्टाइडेज है, तो ये प्रोटीन को यानी पेप्टाइड्स को तोड़ेंगे। तो ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये एक्टिवेट कैसे होती है? एंटेरोकाइनेज नाम के एक एंजाइम से एक्टिवेट होती है। और ये एंटेरोकाइनेज कौन बनाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इस लाइन को मैंने येलो से अलग से हाईलाइट किया है। इट इज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, यानी इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है ना, इससे एंटेरोकाइनेज नाम का एक केमिकल निकलेगा और वो एंटेरोकाइनेज क्या करेगा? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आपका ट्रिप्सिन एक बार एक्टिवेट हो गया, वंस एक्टिवेटेड इट विल एक्टिवेट द होल कैस्केड। अगर आपने ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर दिया तो बाकी एंजाइम को ट्रिप्सिन खुद एक्टिवेट कर देता है। ओके, जैसे यहां पर देखो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ने क्या बनाया, लिख लेते हैं यहां पर। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कैपिटल लिख रहा हूं क्योंकि लेयर कौन सी थी ये याद रखना जरूरी है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ने क्या बनाया? एंटेरोकाइनेज बनाया। इस एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया? इस एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन में, राइट। एंड अब ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया है तो ये क्या कर देगा? ये ट्रिप्सिन आपका काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू काइमोट्रिप्सिन, और आपका प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को किस में कन्वर्ट कर देगा? इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। यानी आपको क्या करना है? एंटेरोकाइनेज की हेल्प से सिर्फ एक बार एक्टिवेशन कर देनी है। अगर एक बार ट्रिप्सिन बन गया तो बचे हुए रिएक्शंस को वो खुद ही स्टिमुलेट कर लेता है। तो ये तो बात हो गई प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम्स की, यानी ट्रिप्सिन बना, काइमोट्रिप्सिन बना, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज बना, ये सारे के सारे किस पे हमला करेंगे? ये सारे के सारे आपके प्रोटीन पर हमला कर देंगे। लेकिन बचे हुए एंजाइम्स का क्या? बचे हुए एंजाइम्स जो हैं जो कि फैट पर अटैक करेंगे, वो जो बाइल है रिलीज इनटू ड्यूडेनम, इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। क्या था बाइल के अंदर? कोई एंजाइम तो था नहीं, नो एंजाइम्स, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। इसके अंदर क्या था? नाम ही बाइल है तो बाइल सॉल्ट थे और बाइल पिगमेंट थे। बाइल पिगमेंट जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कुछ बाइल सॉल्ट्स थे। इसके अलावा मेम्ब्रेन के पार्टिकल्स थे जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, एंड फॉस्फोलिपिड जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। सिर्फ ये है इसके अंदर। ओके, तो बाइल एक्चुअल में जब कोई एंजाइम ही कैरी नहीं कर रहा तो ये करता क्या है? बाइल सिर्फ एक काम करता है मेरे दोस्त, बाइल एक्टिवेट करता है लाइपेजेस को, और ये लाइपेज फिर लिपिड को तोड़ते हैं, लिपिड ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमारे मन में क्या मिसकंसेप्शन है कि बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन वर्ड को समझो, बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये हेल्प करता है, ये खुद पर्सनली जाके नहीं तोड़ रहा है फैट को, ये खुद पर्सनली जाके नहीं तोड़ रहा है लिपिड को, ये उन एंजाइम्स की एक्टिवेशन कर रहा है जो लिपिड को तोड़ेंगे। इसीलिए स्टमक का जो लाइपेज था वो इतना एक्टिवेटेड नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर बाइल नहीं पहुंच रहा है। बाइल तो आपका सीधा डक्ट्स के थ्रू कहां आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक्चुअल जो फैट की डाइजेशन है या लिपिड की डाइजेशन है वो यहां पर होती है, जबकि स्टमक में नहीं होती, जबकि स्टमक के अंदर लाइपेजेस थे। तो बाइल क्या करता है? बाइल जो है इमल्सिफिकेशन करवाता है किसकी? फैट की, यानी फैट को माइसिल में कन्वर्ट करता है या फिर फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। जैसे यहां पर एक बड़ा फैट मॉलिक्यूल है विच इज शोन ओवर हियर, इनको इमल्सिफाई करता है। सो अगर यहां पर इमल्सिफिकेशन प्रोसेस हो गई तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि छोटे टुकड़ों का सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा रहता है, इसका सरफेस एरिया होगा कम, जबकि ओवरऑल टुकड़ों का सरफेस एरिया होगा ज्यादा। ये बात आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। एक तो आप सॉलिड निकल यूज करो, इतना सा टुकड़ा, और आप उसे पाउडर में कन्वर्ट करो, रानी निकल बना दो। अब इसे आप बोल सकते हो सॉलिड मेटेलिक निकल, और आप इसे बोल सकते हो रानी निकल। तो कैटलिस्ट की तरह कौन काम करेगा? रानी निकल काम करेगा ना, बिकॉज इट इज पाउडर्ड फॉर्म। तो अगर पाउडर्ड है ये तो इसका सरफेस एरिया हो जाता है मैक्सिमम। सिमिलरली यहां पर भी आपका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जाता है। तो एंजाइम जो लाइपेज है वो बढ़िया तरीके से इन फैट ड्रॉपलेट्स के ऊपर काम कर पाएगा। और ये लाइपेज को एक्टिवेट कौन करता है? बाइल। तो बाइल एक्टिवेट करता है लाइपेजेस को, बाल नाम से याद कर लो, ये बात हमेशा याद रखना। ये ऐसा नहीं है कि बाइल पर्सनली जाके चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है, नहीं, बाइल एक्टिवेट कर देता है लाइपेजेस को और वो लाइपेज इन्हें टुकड़ों में तोड़ते हैं। नाउ पेनक्रियाटिक जूस की जो बची हुई चीजें हैं वो किस हिसाब से
डाइजेशन शो करती हैं। अब यहां पर देखो अमाइलॉप्सिन है जो कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहलाता है। जैसे कि जो सलाइवरी अमाइलेज था इसे आप टाइलिन बोल रहे थे, विच वाज पुराना नाम जो कि अब डिस्कार्ड कर दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर अमाइलॉप्सिन है, ये भी आपका बहुत पुराना नाम है, ये आपका बुक्स में अभी यूज नहीं किया जाता, स्टिल मैंने रेफरेंस के लिए बता दिया है, इसे आप पेनक्रियाटिक अमाइलेज ही बोले। ये क्या करता है, ये भी स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। सर डाइसैकेराइड में टूट तो गया था स्टार्च, मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ 30% जो डाइसैकेराइड बने थे माउथ में बने थे, बचे हुए 70% कहां बनेंगे, बचे हुए 70% तो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स आए, उन्हें भी तो डाइसैकेराइड में, उन्हें भी तो माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करना है ना, तो वो कहां पे होंगे, पैनक्रियाटिक जूस की मदद से होंगे। तो यहां पर ये जो पॉलीमर था, देखो इसे ब्यूटीफुल तरीके से काटता हुआ दिखाया गया है कि ये जो पॉलीमर था इसको आपने आप डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया है। तो व्हाट वाज इट, इट वाज अ पॉलीसैकेराइड, लेट्स से ये एक पॉलीसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड है, तो इसे आपने अभी तक किसमें तोड़ा है, अमाइलेज की हेल्प से आपने इसे किसमें तोड़ा है, डाइसैकेराइड में तोड़ा है। जब आप आगे देखेंगे ग्रैंड फिनाले में, ग्रैंड फिनाले कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मोनोसैकेराइड में, यानी स्पेसिफिक आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर भी जो स्टार्च था इसमें अमाइलॉप्सिन लगा, यानी पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और ये माल्टोज आइसोमाल्टोज या फिर डेक्सट्रिन्स में कन्वर्ट हो गए, वही आपका डाइसैकेराइड वाली हालत यहां पर आ गई। कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है, भ्रम में नहीं रहना है, अभी तक कोई भी कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की नहीं हुई। यहां पर देखो आपका प्रोटीन में क्या क्या होगा, तो एंटेरोकाइनिन या एंटेरोकाइनेज का जो नाम का एंजाइम था जो कि क्या कर रहा था, आपका ट्रिप्सिन बना रहा था, ट्रिप्सिनोजन से, किससे आया था ये, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आया था। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आया हुआ ये एंजाइम एंटेरोकाइनेज ये ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जो है फर्दर काइमोट्रिप्सिन बना देगी फ्रॉम काइमोट्रिप्सिनोजन, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बना देगी फ्रॉम प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ट्रिप्सिनोजन जो था इसके ऊपर एंटेरोकाइनेज आया और ट्रिप्सिन बन गया। काइमोट्रिप्सिनोजन जो था इसका ट्रिप्सिन ने ही देख लिया सब कुछ और काइमोट्रिप्सिन बन गया। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो था इस पे भी ट्रिप्सिन अटैक कर गया एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बन गया। और ये तीनों के तीनों जो एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये प्रोटीन्स यानी बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जो कि किसमें बने थे, ये आपके स्टमक में बने थे आफ्टर डाइजेशन विद पेप्सिन। ये सारे जो बचे कुचे मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर आ जाते हैं, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइपेप्टाइड मतलब आपके दो अमीनो एसिड अभी भी साथ जुड़े हुए हैं, यानी फाइनल सिंगल सिंगल अमीनो एसिड में अभी भी कन्वर्जन नहीं हुई है। फाइनल हथौड़ा ग्रैंड फिनाले याद रखना हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन मारेगा, यानी इंटेस्टाइनल जूस, अभी भी दो अमीनो एसिड साथ में लटके रह गए, तो एंड में जो हथौड़ा मारेगा वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस है। सिमिलरली यहां पर फैट को कैसे तोड़ा, फैट को लाइपेजेस ने तोड़ा, लाइपेज एक्टिवेटेड बाय बाइल, लिख देता हूं यहां पर जिससे आपको हमेशा याद रहे बार बार पढ़ने से, एक्टिवेटेड बाय बाइल। तो बाइल साहब ने यहां पर लाइपेज को एक्टिवेट किया और उन्होंने फैट पे अटैक कर दिया, तो डाइग्लिसराइड बन गया। अब फैट क्या था, तीन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो आपका ट्राइग्लिसराइड फैट बना। अब डाइग्लिसराइड मतलब इसमें दो ही फैटी एसिड हैं ग्लूकोज इसके ग्लिसरॉल के ऊपर, सॉरी। फिर आपका दोबारा लाइपेज अटैक किया एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया। मोनोग्लिसराइड मतलब एक सिंगल फैटी एसिड है प्लस आपका ग्लिसरॉल है, यानी इस सिंगल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच का जो एस्टर बॉन्ड है ये ग्रैंड फिनाले है, तभी जाके आपकी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग होंगे। लास्ट मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है कौन तोड़ेगा, सक्कस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस, ग्रैंड फिनाले बता रखा है यहाँ पे। न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, अगर आप इसमें न्यूक्लियेजेस डालेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है, नाइट्रोजनस बेस भी रहता है, आपका शुगर भी रहता है, राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, एंड आपका फॉस्फेट भी रहता है, तीनों मॉलिक्यूल साथ में अटैच्ड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें नाइट्रोजनस बेस को भी अलग करना है, शुगर को भी, फॉस्फेट को भी, फाइनल शॉट कौन मारेगा, इंटेस्टाइनल जूस। यानी कि यहां पर हर चीज में एक एक बॉन्ड रह ही गया। ओके, अब देखो यार ग्रैंड फिनाले की बात आ गई। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम, यानी इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है इस पे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो म्यूकोसा है इसके ऊपर गॉबलेट सेल प्रेजेंट रहते हैं, और गॉबलेट सेल क्या बनाएंगे, म्यूकस बनाएंगे, जिससे कि आपका अच्छे तरीके से फूड लुब्रिकेट हो सके और वो और आगे जा सके इन द इंटेस्टाइन। सो द सिक्रीशंस ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा along with the secretion of goblet cell constitutes the intestinal juice और सक्कस एंटेरिकस। यानी यहां पर क्या बोला गया है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक ये नोट कर लेना, जिंदगी भर काम आएगी।
हमें ऐसे लगता है इंटेस्टाइनल जूस में म्यूकस इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, यानी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के जो ब्रश बॉर्डर सेल हैं उनकी जो सिक्रीशन है वो आपकी गॉबलेट सेल की सिक्रीशन यानी म्यूकस के साथ मिलकर बनाती है इंटेस्टाइनल जूस। यानी जो म्यूकोसा था इसने आपके स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाए, एंड यहां पर जो आपके गॉबलेट सेल थे म्यूकोसा के ही कुछ स्पेसिफाइड सेल्स, इन्होंने म्यूकस बनाया। इन दोनों को मिलाकर आप क्या कह रहे हो, इन दोनों को मिलाकर आप सक्कस एंटेरिकस कह रहे हो, इन दोनों को मिलाकर आप इंटेस्टाइनल जूस बोल रहे हो, राइट। सो इस जूस के अंदर काफी सारे एंजाइम्स हैं। यहां पर जो एंजाइम्स की बात हो रही है इसमें डाइसैकेराइडेज है। डाइसैकेराइडेज मतलब ऐसा एंजाइम जो डाइसैकेराइड्स को काटेगा, जैसे माल्टोज को काटेगा माल्टेज, सुक्रोज को काटेगा सुक्रेज, लैक्टोज को काटेगा लैक्टेज, तो अपनी अपनी यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे डाइसैकेराइडेज क्या हुआ, माल्टेज, तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को काटेगा, क्या बना देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना देगा। सिमिलरली आपका सुक्रेज, सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को काटेगा और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में उसे कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली आपका यहां पर क्या आ जाएगा, लैक्टेज, तो लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टेज आपका लैक्टोज को काटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो इस हिसाब से जो फाइनल बॉन्ड था, फाइनल जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था दो ग्लूकोज के बीच में वो टूट गया, फाइनल जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में वो टूट गया, फाइनल जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में वो टूट गया, यानी ग्रैंड फिनाले हो चुका है। अब इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड यूनिट्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब आपकी मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है ये क्रिएट हो चुकी हैं, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि हाँ अब जाकर के इंटेस्टाइन में स्टार्च की डाइजेशन कंप्लीट हुई, अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कंप्लीट बोल सकते हो। सिमिलरली क्या हुआ, डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज मतलब जो डाइपेप्टाइड था उनके ऊपर ये अटैक कर देगा और क्या बना देगा, दो इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स जो थे इनको बना देगा, राइट। मतलब कि दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए थे, अब ये दो अलग अलग अमीनो एसिड बन जाएंगे, एक ये वाला ओके और एक ये वाला, ये अब अलग हो गए। इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, अभी जो पेप्टाइड बॉन्ड था ये टूट चुका है। सिमिलरली लाइपेजेस, लाइपेजेस में आपने देखा था कि मोनोग्लिसराइड अभी भी अटैच है, तो अभी फैटी एसिड जो था ये ग्लिसरॉल के साथ अटैच था, इसको आप तोड़ोगे तो फैटी एसिड अलग हो जाएगा, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। आखिरी बॉन्ड कौन तोड़ रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स। और यहां पर न्यूक्लियोसाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज यानी न्यूक्लियोसाइड में क्या रहता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोसाइड को काट देगा तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर को ये अलग कर देगा, इंडिविजुअल यूनिट्स बन जाएंगी, इससे छोटा कुछ नहीं होता, प्रॉपर डाइजेशन हो चुकी है। सो म्यूकस जो है अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट जो कि आपका स्टमक में काम कर रहा था, वैसे ही यहां पर थोड़ा अल्कलाइन एटमॉस्फेयर देने के लिए काम करेंगे। तो यहां पर पेनक्रियाज जो है इससे म्यूकस और बाइकार्बोनेट आते हैं जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एक तो एसिड से बचाते हैं विच वॉज देयर वर्क इन स्टमक एज वेल, प्लस यहां पर 7.8 pH की जरूरत पड़ती है हमें, उस 7.8 pH को प्रोवाइड कौन करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, आपके बाइकार्बोनेट, क्योंकि जब एसिडिटी कम होगी तभी तो बेसिसिटी बढ़ेगी। तो आप एसिडिक एटमॉस्फेयर को घटा रहे हो तो बेसिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा एंड अल्टीमेटली यहां पर आपको अच्छे से काम करते हुए एंजाइम दिख जाएंगे। सब म्यूकोसा जो था इंटेस्टाइन का विच वॉज बिहेविंग एज ग्लैंड, विच वॉज बिहेविंग एज सिक्रीटरी सेल्स, वहां पर जिन्हें हम ब्रूनर ग्लैंड कह रहे थे, ये आपके प्रोटेक्शन में भी काम करते हैं एज वेल एज ये म्यूकस भी बनाते हैं। तो ब्रूनर ग्लैंड जो थे ये म्यूकस बना रहे थे, तो ये आपके लुब्रिकेशन में एज वेल एज प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल होती है। तो यहां पर देखो इंटेस्टाइनल जूस का काम क्या क्या है, सबसे पहले जो भी एंड प्रोडक्ट बनेगा वो यहीं पर बनेगा। देखो मेरे भाई, डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा, डाइपेप्टाइड्स को तोड़ेगा, यानी दो अमीनो एसिड साथ में जुड़े हैं, इनके बीच का पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो गया, इनके बीच का पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो गया। माल्टोज, तो माल्टेज नाम का एंजाइम लगेगा, दो ग्लूकोज यूनिट बन जाएंगी, यहां पर दोनों साथ में कनेक्टेड है आपके बॉन्ड के साथ, राइट। यहां पर आपका बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक जो कि अब टूट चुका है। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्रेजेंट है जो कि आपका टूट गया है लैक्टेज की मदद से। सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाएंगे सुक्रेज एंजाइम की हेल्प से। न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइडेज तोड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे, फॉस्फेट आपका अलग हो गया। और यहां पर न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज तोड़ेगा, यहां पर
न्यूक्लियोसाइड में क्या बचता है, शुगर और बेस, ये दोनों चीजें भी आपकी अलग हो चुकी हैं, इससे छोटा कुछ नहीं होता। जो आपके डाइग्लिसराइड बचे हुए थे थोड़े बहुत पैनक्रियाटिक लाइपेज की अटैक के बाद, या जो मोनोग्लिसराइड थे, इनको तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यानी लास्ट जो आपका ग्रैंड फिनाले है ये कहां पे हुआ, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बाय द इंटेस्टाइनल जूस। ग्रैंड फिनाले, लास्ट बॉन्ड किसी भी चीज का यही तोड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये याद करने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। सो एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस act on the end product of the above reaction to form the respective simple absorbable forms। यानी सबसे सिंपलर फॉर्म कौन बनाएगा, इंटेस्टाइनल जूस बनाएगा। These final steps in digestion occur at very close to mucosal epithelial cells of the intestine। ये सारे के सारे स्टेप म्यूकोसा के पास होते हैं, यानी ल्यूमन के अंदर होते हैं। बात समझने की कोशिश करना, एक डायग्राम बना रहा हूं, एनसीईआरटी में ये बात आपको कभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली। अगर आप 4 लेयर्स बनाते हो इंटेस्टाइन की, तो ये लेट से सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको आपने क्या बोल दिया, इसको आपने बोल दिया सेरोसा। सेरोसा के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, सेरोसा के अंदर आपका प्रेजेंट है मस्कुलरिस। इस हिसाब से थोड़ा रफ सा बना लेते हैं। मस्कुलरिस के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, मस्कुलरिस के अंदर आपका प्रेजेंट है सब म्यूकोसा, जो कि इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड बनाता है। एंड यहां पर इस सब म्यूकोसा के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका म्यूकोसा, जो कि इस प्रकार से फोल्डेड है। फोल्डेड क्यों है मेरे भाई यहां पर, क्योंकि विलाय और माइक्रो विलाय प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं, तो ये इस प्रकार से फोल्डेड रहता है जिससे कि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके। तो यहां पर क्या बोला गया है, ये जो म्यूकोसा लेयर है, ये जो येलो कलर की लेयर मैंने अलग से बनाई है, इसके पास आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होंगे। क्यों, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस आपके यहां पर हुए तो ग्लूकोज आपका यहां पर बन जाएगा, फ्रक्टोज आपका यहां पर बन जाएगा, गैलेक्टोज आपका यहां पर बन जाएगा, आपका फैटी एसिड यहां पर बन जाएगा, ग्लिसरॉल यहां पर बन जाएगा, आपके अमीनो एसिड यहां पर बन जाएंगे। ओके, तो ये जो छोटे छोटे फाइनल प्रोडक्ट्स है ना, सुक्रोज के टूटने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लैक्टोज के टूटने पर गैलेक्टोज, फैट के टूटने पर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन के टूटने पर अमीनो एसिड, आपके न्यूक्लियोटाइड के टूटने पर इंडिविजुअल फॉस्फेट, इसके अलावा आपका नाइट्रोजनस बेस, इसके अलावा आपका शुगर, ये जो सारी चीजें थी ये टूट टाट के यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। अब क्या करना है, हमें इन्हें एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब कौन करेंगे, विलाय और माइक्रोविलाय, ड्यू टू देयर लार्जर सरफेस एरिया। तो ल्यूमन के अंदर अगर ये सारे कारनामे होंगे तो फटाफट से ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी इन द विलाय एंड माइक्रोविलाय। बात समझ पा रहे हो कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर आपको प्रॉपर एब्जॉर्प्शन करानी है तो आपको इस एरिना के आसपास ही चीजों को तोड़ना होगा, जिससे कि वो टूटते ही फटाक से एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाए। यही चीज हमें देखनी है। देखो यार, बाहर वाली जो लेयर है इसका नाम क्या था, इसका नाम था सिरोसा। अब सिरोसा जो था ये सबसे बाहर प्रेजेंट है, तो ये बचे हुए ऑर्गन्स के साथ एसोसिएशन बना रही थी, यानी आपकी मीजोथीलियम बना रही थी, और इसके साथ बाकी ऑर्गन्स के साथ कनेक्शन भी प्रोवाइड करना है हमें, तो थोड़े से कनेक्टिव टिश्यू भी यहां पर हमें देखने को मिले। इसके अंदर जो लेयर थी ये क्या थी, ये आपकी मस्कुलरिस थी। ये आपकी मस्कुलरिस थी। अब नाम मस्कुलरिस हो गया तो यहां पर आपके मसल्स प्रेजेंट हैं, तो यहां पर आपके स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपके क्या करेंगे, पेरिस्टालसिस में हेल्प करेंगे। इसके अंदर वाली लेयर की अगर आप बात करें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सब म्यूकोसा देखने को मिलेगा। अब सब म्यूकोसा में आपकी क्या थी, SU फॉर सप्लाई, मैंने आपको बताया था यहां पर सप्लाई प्रेजेंट है। सप्लाई प्रेजेंट है मतलब ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फ वेसल सब यहां पर प्रेजेंट है। तो अगर आप खाना झटपट यहां से एब्जॉर्ब करोगे, अगर आप खाना झटपट यहां से एब्जॉर्ब करोगे इस विलाय के अंदर, तो इसके नीचे वाली लेयर में क्या है, ब्लड वेसल है। सब म्यूकोसा में सप्लाई है ना मेरे दोस्त, तो यहां से तुमने खाना एब्जॉर्ब किया, झटपट इस ब्लड वेसल में भेजा, तो उसके थ्रू वो खाना आपकी सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो, आपकी बॉडी में हर चीज कितनी ब्यूटीफुली अरेंज्ड है। हर चीज का एक लॉजिक है, पर ये एनसीईआरटी से बातें समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर यू, सो दैट यू कैन कंसेप्चुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग। अगर कोई पूछ ले कि यार अगर हम मस्कुलरिस को नीचे कर दें म्यूकोसा के पास और सब म्यूकोसा को ऊपर कर दें मस्कुलरिस की जगह, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त। मसल में थोड़ी आप भेज पाओगे सारी की सारी चीजें, सप्लाई ही नहीं होगी, राइट। वहां पर थोड़ी इतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स जा रही हैं, उसको तो बस काम काम का काम करने के लिए, न्यूरल सिग्नल के लिए थोड़े बहुत कनेक्शंस दिए हुए हैं, थोड़ी बहुत मस्कुलर सप्लाई दी हुई है, लेकिन ब्लड वेसल का जो गुच्छा है, जो कनेक्शन है, जो एक्चुअल में चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा, वो तो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है ना। तो इसका म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड रहना, जस्ट उसके नीचे प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है, कि यहां पर जो चीजें हैं ये एब्जॉर्ब हुई विलाय में, और यहां से झटपट ये चली गई आपके ब्लड वेसल में, और यहां से आपकी बढ़िया ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी बाहर की साइड।
ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? तो हर चीज को समझना, और आ ही गई होगी समझ में, क्योंकि अब इतना टाइम इसके ऊपर लगाया है एक्स्ट्रा। सो आई होप इट इज क्लियर। फुल्ली डाइजेस्टेड सेमी फ्लूइड अल्कलाइन फूड जो है इसे आप काइल बोलते हो। क्वेश्चन पूछ सकता है काइम और काइल में डिफरेंस। काइम मैंने आपको अच्छे से बताया था, कायम चूरन से लिंक करके पेट से रिलेटेड समस्या का हल है। पेट में जब फूड एसिडिक हो गया मिक्स होने के बाद HCl से और डाइजेस्टिव जूस से, गैस्ट्रिक जूस से, काइम बोला गया। वही फूड जब इंटेस्टाइन में आ गया और पीएच 7.8 पे थोड़ा सा अल्कलाइन हो गया, इसे काइल बोल दिया गया। ठीक है, तो काइल का कायम चूरन से कोई लेना देना नहीं है, तो पेट से रिलेटेड नहीं है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड होगा। ओके, तो ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन। क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम रीजन के अंदर ही आपका बाइल आ रहा है, यहीं पर आपका पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, एज वेल एज यहां पर ही आपका सक्कस एंटेरिकस भी बन रहा है, यहीं पर आपका सक्कस एंटेरिकस भी बन रहा है। दैट्स वाई सारे के सारे प्रोसेसेस ड्यूडेनम में हुए, कि वहीं पर सारे डक्ट्स ओपन हो रहे हैं। The simple substances thus formed are absorbed in jejunum and ileum। जब मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। पहला तो सी शेप ड्यूडेनम, जहां पर ये सारी चीजें ओपन हो रही हैं। दूसरा कॉइल्ड जेजुनम, कॉइल्ड क्यों है? जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ सके। एंड हाईली कॉइल्ड इलियम, ये और ज्यादा कॉइल्ड है। तो कॉइल्ड जेजुनम और हाईली कॉइल्ड इलियम का पर्सपेक्टिव क्या है होने का? जिससे सरफेस एरिया इनका मैक्सिमाइज हो सके। सरफेस एरिया अगर मैक्सिमाइज होगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी। दैट्स व्हाई जेजुनम और इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा किस में होगी? जेजुनम में, बिकॉज इट इज हाईली कॉइल्ड। एनसीईआरटी में एक वर्ड मेंशन था स्टार्टिंग में, उसकी एप्लीकेशन लेकिन यहां पर है, इसीलिए क्वेश्चन में घूमते हैं। ओके, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब जो डाइजेस्ट हो गया ये तो एब्जॉर्ब कर लिया हमने विलाय, माइक्रोविलाय में, और सब म्यूकोसा की ब्लड वेसल्स के थ्रू भेज दिया अलग अलग पार्ट में। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड है अब इसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा है, जिससे कि इसे बाहर हम निकाल सके। लार्ज इंटेस्टाइन देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में मेरे भाई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ग्रैंड फिनाले स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो चुका है। लेकिन कुछ और इसके फंक्शन होते हैं। पहला काम होता है इसका एब्जॉर्प्शन का। तो कुछ वाटर है, मिनरल्स हैं, आयंस वगैरह, एंड कुछ ड्रग्स हैं। तो ड्रग्स आपके दो ही जगह पर एसेंशियली एब्जॉर्ब होते हैं। पहला सबसे एंटीरियर पार्ट दैट इज माउथ, एंड एक आपका सबसे पोस्टीरियर पार्ट दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस यहां पे सिक्रीट होगा क्योंकि बहुत सॉलिड फीकल मैटर को आप नहीं निकाल सकते बाहर, उसको लुब्रिकेट करना पड़ेगा जिससे स्मूथली फीकल मैटर एनस के थ्रू बाहर निकल जाए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। विच हेल्प्स इन एडेयरिंग द वेस्ट और अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर, और लुब्रिकेट भी करता है ये फॉर इजी पैसेज, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ जाएगा तुम्हें। ओके, द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब, यानी कुछ चीजें जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो भी आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएंगी, और कुछ चीज जो अनडाइजेस्टेड है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाएंगी। वापस तो एंटर कर नहीं सकती उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि हर जगह पर वॉल्स लगी हुई हैं। इन्हें आप क्या बोलते हो? फीसिस बोलते हो या फिर फीकल मैटर बोलते हो। स्मॉल भाषा में, आसान भाषा में आप इसे पॉटी बोलते हो अगर रेगुलर लैंग्वेज की बात की जाए तो, जो कि सीकम में चली जाती है। सीकम यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। तो ये सीकम में चले जाता है ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसीकल वॉल। अब देखो इसको गौर से देखो, नाम के पीछे की महिमा। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट क्या थे? ड्यूडेनम सबसे पहले वाला, देन जेजुनम, एंड देन इलियम। और फर्स्ट पार्ट क्या था आपका यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन का? सीकम, देन कोलॉन, देन रेक्टम। इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यही तो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। तो यहां पे इलियम खुलता है कहां पर? सीकम में। तो इसके बीच जो वॉल है, इलियम से वर्ड लिया गया इलियो, सीकम से लिया गया सीकल। बात समझ में आ गई? इसे इलियोसीकल वॉल क्यों बोला? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, कौन सी चीज कहां खुल रही है वो हमें पता है। तो ये बैक फ्लो को रोकती है। वही मैं कह रहा हूं कि बैक फ्लो यहां पर नहीं होता वॉल में, सारी चीजें एक डायरेक्शन में यानी कि आपके एनस की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो रेक्टम में यानी जो लास्ट पार्ट है, यहां पर टेम्परेरीली फूड को यानी फीकल मैटर को स्टोर किया जाता है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि आपका न्यूरल रिफ्लेक्स ना आ जाए, यानी जब तक आपको अर्ज ना आ जाए टू डिफिकेट। डिफिकेट मतलब फीकल मैटर को बाहर निकालना। जब आपको डिफिकेशन का सिग्नल मिल जाएगा, जब न्यूरल रिफ्लेक्स आ जाएगा कि हाँ भाई अब आपको जाना पड़ेगा बाथरूम में, उस टाइम पर आपके रेक्टम से जो फीकल मैटर है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाए।
नाउ रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज आर वेरी वेरी हाईली रेगुलेटेड, क्योंकि कोई भी इवेंट कभी भी नहीं हो रहा है, किसी भी टाइम पर आपने कुछ भी बना दिया, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। अगर समझ लो आपने एसिड सिक्रीट कर दिया है आपके पेट में जोरदार और फूड ही नहीं आया, कुछ खाया ही नहीं है तुमने लेकिन एसिड छोड़ दिया, तो वो एसिड तुम्हारी लाइनिंग को तो जला देगा ना, स्टमक की लाइनिंग को। ये आपका प्रोटेक्शन के बाद भी आप म्यूकस का इस्तेमाल करते हो, आप बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हो, तब भी आपकी एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है उसको एक वीक में लगभग आपको 2 बार चेंज करना पड़ता है। उन सेल्स की डिवीजन कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि आपके एक वीक में 1 से 2 बार इन्हें आपको बदलना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर, अदरवाइज आपके सारे सेल्स खराब हो जाएंगे। यानी कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट की प्रोटेक्शन के बाद भी इनको इतनी ज्यादा एक्सकोरिएशन का सामना करना पड़ता है। समझ लो कि आपके पेट के अंदर फूड नहीं आया और आपने खुले एसिड को फेंक दिया है, एक ऐसा एसिड जो कि ब्लेड तक को गला सकता है, एक ऐसा एसिड जो कि आपके पैर पर गिर जाए, आपके हाथ पर गिर जाए तो आपके हाथ का नक्शा हुलिया बिगड़ जाएगा। उस एसिड को आपने पेट में अपने इंटरनल ऑर्गन में, विच इज सो सेंसिटिव, विच इज सो डेलिकेट, खुलेआम छोड़ दिया। समझ सकते हो इस चीज के मिस कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहां पर आपको क्या है, रेगुलेटिव प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। अगर आपने खाने को अंदर लिया है, वो पेट में चला गया है, तो ही डाइजेस्टिव एंजाइम आपके बनेंगे, फर्दर अटैक करेंगे। जब तक पेट के इवेंट चल रहे हैं तब तक अपने आप को तैयार कर लिया जाएगा नीचे के पार्ट्स द्वारा कि हाँ भाई फूड आने वाला है, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट रेडी। जैसे ही फूड आए उसके ऊपर हमला करने के लिए, फूड जैसे ही नीचे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां से रेगुलेटिव प्रोसेसेस के थ्रू ही बाइल भी आ जाता है आपका, और पेनक्रियाटिक जूस भी आ जाता है फ्रॉम हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और अच्छे से डाइजेशन ड्यूडेनम में हो जाती है। समझ लो ड्यूडेनम के अंदर सिर्फ सक्कस एंटेरिकस प्रेजेंट है, बाइल आया ही नहीं, सिग्नल ही नहीं मिला, अनकोऑर्डिनेटेड है, या फिर पेनक्रियाटिक जूस आया ही नहीं, अनकोऑर्डिनेटेड है, तो काम कैसे करेगा आपका सक्कस एंटेरिकस? सक्कस एंटेरिकस किस पे काम कर रहा था? एंड का बॉन्ड तोड़ रहा था सिर्फ, लेकिन वो एंड के बॉन्ड जो थे वो आपके बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकली बनाए जा रहे थे बाय पेनक्रियाटिक जूस एंड बाय द बाइल। अगर पेनक्रियाटिक जूस ही नहीं होगा तो एंड प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगे जिसपे सक्कस एंटेरिकस काम करता है। सक्कस एंटेरिकस डाइपेप्टाइड को तोड़ता है, लेकिन डाइपेप्टाइड बना कहां? बना किसकी वजह से? पेनक्रियाटिक जूस की वजह से। अगर ये सारे प्रोसेसेस अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएं, पेनक्रियाज ही अपना काम ना करे, तो सक्कस एंटेरिकस धरा का धरा रह जाएगा, उसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं बचेगा, कोई प्रोटेगेटिव नहीं बचेगा। इसीलिए हर चीज का कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज का रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो है डाइजेस्टिव एक्टिविटी, जैसे कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पेट में जो चीजें बन रही हैं, आपके पराइटल सेल हैं, चीफ सेल हैं, क्या क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे, वो सारी चीजें। इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, म्यूकोसल एपिथेलियम से कब क्या चीजें बनेंगी, गॉबलेट सेल से कब क्या चीजें बनेंगी, ये एक तो न्यूरल कंट्रोल में होती हैं, यानी दिमाग के कंट्रोल में, नर्व्स एक तो इन्हें कंट्रोल करती हैं, और दूसरा हार्मोनल मैकेनिज्म से कंट्रोल, कि इनके पास ब्लड के थ्रू हार्मोन्स आते हैं जो कि इन्हें एक्टिवेट या सप्रेस कर देते हैं, जिससे कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, अगर एक एंजाइम भी बीच में मिसिंग है तो बचे हुए एंजाइम्स भी ऑटोमेटिकली धरे रह जाएंगे। जो साइट है, यानी जब आप फूड को देखते हो, जो स्मेल है, या फिर सिर्फ प्रेजेंस ऑफ फूड है, तो इससे बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी सिक्रीशंस हो जाती हैं। आपने कभी देखा होगा गोलगप्पे के टाइम पे सबसे ज्यादा, आई थिंक द गर्ल्स वुड रिलेट इन दिस स्पेसिफिक एग्जांपल, कि जब कभी आप गोलगप्पे खाने जाते हो और उसकी जब एक स्मेल आ जाती है तो अल्टीमेटली योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स। जैसे कि आपके मुंह में पानी आ जाए, यानी कि सलाइवा आ जाए, जिससे कि जब आप खाने को खाएं तो उसकी डाइजेशन एफिशिएंटली हो पाए, जो 30% डाइजेशन है उसको पहले से तैयार कर दिया जाए, दैट इज द रीजन ऑफ वाटरिंग। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा थी, ये काफी एंजाइम सिक्रिएट कर रहे थे, राइट? ये आपके हार्मोन्स भी सिक्रिएट करते हैं। तो जब आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे इन द 22nd चैप्टर और इन द लास्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, तो वहां पर आप इस चीज को भी गौर से देखेंगे कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है ये हार्मोन्स भी बनाते हैं, जैसे गैस्ट्रिन जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाता है, सिक्रिटिन सिक्रीशन को बढ़ाएगा अल्टीमेटली, कोलेसिस्टोकाइनिन जिसको आप सीसीके भी बोलते हो, एंड विलिकाइनिन जो कि एब्जॉर्प्टिव प्रोसेसेस में भी हेल्प करता है। देयर आर वैरायटी ऑफ हार्मोन्स जिनके बारे में आप अलग से हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ते हो। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं। ओके, तो ये जो आपने हार्मोनल कोऑर्डिनेशन बोला है वो इस हिसाब से कोऑर्डिनेट हो पाएगा। इंटेस्टाइन खुद भी हार्मोन्स बनाती है, स्टमक खुद भी काफी हार्मोन्स बनाता है। तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जो सिक्रीशंस हैं, दे आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल, इन्हें न्यूरल सिग्नल यानी नर्व सिग्नल भी मिलता है। ओके, so the muscular activities of different parts of alimentary canal can be moderated by neural mechanism both local and through central nervous system।
यानी ब्रेन से भी सिग्नल आ सकता है और लोकल जो नर्व्स हैं वो भी सिग्नल, लोकल जो न्यूरॉन्स हैं वो भी सिग्नल दे सकते हैं कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे पेरिस्टाल्सिस है, आप तो कंट्रोल कर नहीं रहे, स्मूथ मसल है, आप तो कंट्रोल नहीं कर रहे, तो क्या न्यूरल सिग्नल आ रहा होगा जो कि उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। स्टमक है, उसमें चर्निंग मूवमेंट हो रही है, कौन करवा रहा होगा? नर्व सिग्नल्स करवा रहे होंगे। दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो अलग अलग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में जो अलग अलग मूवमेंट होती हैं ये आपके न्यूरल कनेक्शंस की वजह से होती हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये बात हो चुकी है। जो स्टमक की और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा थे, विलिकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रिटिन, इनहिबिन, गैस्ट्रिन काफी हार्मोन्स बनाते हैं जो कि आपके इन प्रोसेसेस को, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को रेगुलेट कर पाए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल व्हिच हैज बीन एडेड न्यूली इन एनसीईआरटी, दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। नाउ व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू में एक टर्म है, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर एक टर्म है कैलोरी, और कैलोरी का नाम आपने पक्का सुना होगा। जब से लॉकडाउन लगा है या फिर उससे पहले से भी आपने कैलोरी का नाम तो सुना ही होगा कि आप इतनी कैलोरी खाते हैं, आपको इतनी कैलोरी खानी चाहिए, ये काम करने से इतनी कैलोरी बर्न होती हैं, स्विमिंग करनी चाहिए कैलोरी बर्न करने के लिए। और जब से फिटबिट आई है और जब से ये एडवांस वॉचेस आई हैं, स्मार्ट वॉचेस, तो तब से कैलोरी इज अ कॉमन टर्म जो कि सबके जहन में कहीं ना कहीं घूमती है। आप जो भी चीज खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, दैट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कैलोरीज। कैलोरीज मीन्स द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट एप्पल. So if you will be eating that apple, you will be eating those calories, and those calories will get burned in your body. क्योंकि आपको पता है आप कोई भी फूड खा लें, दुनिया का कोई भी फूड अगर आप खाएंगे, वो आपकी बॉडी में सिर्फ तभी काम कर पाएगा जब वो रेस्पायर हो। आपको इस फूड को रेस्पायर करना पड़ता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब जाकर आपको एटीपी मिलती है, तब जाकर आपको एनर्जी मिलती है। सो टू गेट द एनर्जी यू नीड टू रेस्पायर दैट फूड। तो एक फूड में कितनी एटीपी स्टोर्ड है, कितनी उसका रेस्पिरेटरी पोटेंशियल है, ये हम, कितनी उसके अंदर एनर्जी है, ये हम कब बता पाएंगे? जब हमें उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पता हो। इसी से आप अपना कैलोरी चार्ट बनाते हैं, इसी से आप अपनी बैलेंस डाइट तैयार करते हैं कि मुझे समझ लो दिन में इतनी कैलोरीज चाहिए एक्स, तो मैं कितना प्रोटीन खाऊं, कितना कार्बोहाइड्रेट खाऊं, तोल तोल के जो है आपको खाना चाहिए। तो आप जिम में जब अपना चार्ट बनवाते हैं तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप 1 एप्पल खाइए, आप 2 एग्स खाइए, आप 100 ग्राम्स राइस खा सकते हैं, एंड सो ऑन। काफी चीजें हैं, काफी फैक्टर्स हैं विच यू नीड टू इवेल्युएट। सो यहां पर कैलोरीफिक वैल्यू 2 तरीके से आप निकालेंगे। पहली तो आपकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एंड दूसरा आपकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मतलब बॉडी के बाहर, थ्योरेटिकल वैल्यू, कि आपने एक चीज को बर्न किया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को, और आपने देखा कितनी एनर्जी या कितनी हीट निकल रही है। दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, कि हाँ इतनी हो सकती है। राइट, हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा। एक होती है फिजियोलॉजिक वैल्यू, कि आपने जब अपनी बॉडी के अंदर उसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो एक्चुअल में कितनी एनर्जी मिली, दैट इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझना है। तो कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, पहले ये जान लेते हैं। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स इज अ मस्ट, एनर्जी हमें चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए फूड खाना चाहिए। और जब भी आप फूड खाते हो तो उसका एनर्जी कंटेंट हीट एनर्जी में नापा जाता है, बिकॉज हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी। यानी आप कोई भी अगर एनर्जी अपने अंदर ले रहे हो, कोई भी चीज अगर आप खा रहे हो, तो उसको जब आप डाइजेस्ट करोगे, उसको जब आप ब्रेक करोगे, जब बॉन्ड्स टूटेंगे उसके बीच के, तो एनर्जी जो बॉन्ड के अंदर स्टोर थी वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट एनर्जी में आप यूजुअली एक एक्सपेरिमेंट सेटअप में नापते हो कि किस चीज के अंदर कितनी एनर्जी थी। तो इट इज ऑफन मेजर्ड एज कैलोरी। बायोलॉजी में आप इसे कैलोरी या जूल में नापते हो। अब देखो यहां पर जो कैलोरी है यहां पर छोटा सी है, और जो जूल है यहां पर छोटा जे है। ओके, नाम के अंदर। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो एक कैलोरी या 1 जूल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 ग्राम वाटर का आपने अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, यानी 1 ग्राम वाटर अगर समझ लो 25 डिग्री सेल्सियस पे था, इसका टेम्परेचर अगर आपको 26 डिग्री सेल्सियस करना है तो कितनी हीट आपको देनी पड़ी? ओके, इसे आप क्या बोलते हो? 1 कैलोरी या 1 जूल इन स्मॉल सी एंड इन स्मॉल जे। सिंस द वैल्यू इज टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो फिजियोलॉजिस्ट इसको रेकमेंड नहीं करते कि हमारी बॉडी में अच्छी खासी एनर्जी होती है, तो हम इस छोटी सी वैल्यू को 1 ग्राम को 1 सेल्सियस बढ़ाने में इतनी छोटी यूनिट को हम नहीं लेते। तो हम क्या बोलते हैं कि यार 1 केजी ले लो, कि 1 केजी आपने कोई सब्सटेंस लिया जैसे कि वाटर, और इसकी आपने
ओवरऑल टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया। तो आप क्या बोल दोगे, सिंस आपने 1 ग्राम को 1 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, तो एक जो कैलोरी थी 1 किलो कैलोरी में कन्वर्ट हो गई, और एक जो जूल था ये किलो जूल में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इसको न्यूट्रिशनलिस्ट या फिर आपके फिजियोलॉजिस्ट यूज करते हैं कि भाई अब मुझे 1 ग्राम का नहीं बढ़ाना है 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, अब मेरे को 1 केजी वाटर का बढ़ाना है 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस। वाटर इज स्टैंडर्ड फॉर दिस, वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। 1 केजी वाटर है, अब अमाउंट बढ़ गया तो अच्छा खासा टाइम, अच्छी खासी हीट आपको देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए। तो हाँ, अब ये हमारी बॉडी के इक्विवेलेंट एनर्जी आने लगी है। तो न्यूट्रिशनिस्ट जो है ये आपके किलो कैलोरी को क्या बोल देते हैं, कैलोरी। तो यहां पर आपका कैपिटल सी आ गया, और किलो जूल को बोल देते हैं जूल, इसमें आपका कैपिटल जे आ गया। तो यहां पर देखो कैलोरी में स्मॉल सी था, स्मॉल जे था, यहां पर आपका कैपिटल सी और कैपिटल जे आ गया। यानी 1 कैलोरी अगर मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 किलो कैलोरी की बात हो रही है। 1 जूल अगर मैंने कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब 1 किलो जूल की बात हो रही है। बात समझ में आई। तो यहां पर आपका कभी ऐसा लिखा मिल जाए आपकी बुक्स के अंदर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और केमिस्ट्री में कंसेप्ट अलग है, वहां पर कैपिटल और स्मॉल का कोई चक्कर नहीं है, वहां पे आपको जो यूनिट बोली आपको उसी हिसाब से यूज करनी है। दिस इज फॉर न्यूट्रिशनल बायोलॉजिस्ट। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां से मिसकंसेप्शन आप अपने दिमाग में लेकर के ना जाए। So amount of heat liberated from combustion of 1 gram of food in bomb calorimeter। bomb calorimeter क्या होता है, एक चैम्बर होता है ग्लास का। उस बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या करते हो आप, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर रख दो, 1 ग्राम अगर प्रोटीन रख दो, तो उसको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है, प्रॉपर्ली ऑक्सीडाइज किया जाता है, और जो हीट निकलती है वो आपको एक मीटर में दिखाई दे जाएगी कि भाई इतनी हीट निकली। तो इसको आप क्या बोलते हो, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हो। यानी 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बॉम्ब कैलोरीमीटर में मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो मीटर पे जो रीडिंग आई दैट इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जो मिलनी चाहिए मुझे उस कार्बोहाइड्रेट से, जो सेटअप में मुझे मिली। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कंडीशंस बहुत अलग है, आपको पता है मेटाबॉलिज्म लिंक्ड है, एक चीज एक ही पाथवे में जाए दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है ना 1 ग्राम ऑफ फूड से, इसे आप फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोलते हो। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट की, यह है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, यह है आपकी प्रोटीन के लिए 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, और यह है फैट के लिए 9.45। लेकिन ये वैल्यूज जो है उतनी आइडियल नहीं है। आपको याद क्या करना है, आपको फिजियोलॉजिकल वैल्यू याद करनी है कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो है इसके लिए है 4 किलो कैलोरी, आपका जो प्रोटीन है दैट इज 4 किलो कैलोरी, जबकि आपका जो फैट है इट इज 9 किलो कैलोरी। तो आपका फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, फिर आपका प्रोटीन देता है, एंड इट इज समहाउ इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कार्ब्स। ये आपको याद करना है इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिक वैल्यू। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, सर इस पूरे आर्टिकल में क्या याद करें क्या ना याद करें। तो मैं आपको एक ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लिख के बता देता हूं सारी चीजें जो आपको याद करनी है, क्योंकि इट इज कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल, सिर्फ मेन बात हम याद करेंगे। देखो, अगर आपको यह पता करना है कि किसी चीज में कितनी एनर्जी है, तो आप उसकी कैलोरीज नाप लेंगे। कैलोरीज क्योंकि अल्टीमेटली इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर न्यूट्रिशन, तो आप कैलोरीज या जूल में नाप सकते हैं कि एक फूड पार्टिकल के अंदर कितनी एनर्जी थी। तो आप एक कैलोरी किसे बोलते हो, छोटे में लिख रहा हूं मैं, याद रखना, एक कैलोरी किसे बोलते हो या एक जूल किसे बोलते हो। आप एक कैलोरी या जूल उसे बोलते हो इतनी एनर्जी जो कि आपको चाहिए 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। लेकिन ये एनर्जी है काफी कम, तो आपको इतनी छोटी यूनिट की आवश्यकता है नहीं, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप 1 केजी वाटर का जो टेम्परेचर है ये बढ़ा देते हो 1 डिग्री सेल्सियस से, तो आपकी एनर्जी अब ज्यादा हो जाएगी। ये यूनिट आपकी बॉडी के लिए ठीक है। तो न्यूट्रिशनिस्ट या जो आपके बायोकेमिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट हैं वो कैलोरी यूनिट का उपयोग करते हैं या जूल यूनिट का उपयोग करते हैं कैपिटलाइज, जिसका मतलब है 1 किलो कैलोरी यानी 1000 कैलोरीज, और इसका मतलब है 1 किलो जूल यानी 1000 जूल के आसपास। ओके, अब अगर आप बॉम्ब कैलोरीमीटर में यानी एक ग्लास चैम्बर के अंदर अगर 1 ग्राम फूड को रखेंगे, उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीडाइज करेंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे, तो जो एनर्जी निकली इसे आप क्या कहते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जितनी होनी चाहिए। बट आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता, आपकी बॉडी के अंदर चीजें बहुत डिफरेंट है। तो 1 ग्राम फूड जितनी एनर्जी देगा, ओके, जितनी कैलोरीज आपको देगा, जितनी किलो कैलोरीज आपको देगा, वो आपकी फिजियोलॉजिकल वैल्यूज हो जाएंगी,
जैसे कि आपका प्रोटीन के केस में आपको 4 मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के केस में 4 मिलता है और फैट के केस में 9 मिलता है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है किलो कैलोरी पर ग्राम, इसको आप क्या लिख सकते हो, कंप्लीट आप कैलोरी पर ग्राम भी लिख सकते हो, क्योंकि कैपिटलाइज कर दिया है तो आप इसे किलो कैलोरी को बड़ी वाली यूनिट से रिप्लेस कर सकते हो। ओके, चलिए नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एब्जॉर्प्शन। अब आप एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का, यानी मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पे कितनी प्यारी चीज दिखाई हुई है, यहाँ पे आपका ल्यूमन है जिसमें आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हो रहे थे, और ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये भाग भाग कर कहाँ आ रही हैं, ये आपकी विलायें हैं, राइट, ये आपके विलायें हैं, और इन विलाय के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इन विलाय के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाय प्रेजेंट है। तो ये कौन सी लेयर हो गई, ये विलाय और माइक्रोविलाय कौन से लेयर पे थी, म्यूकोसा पे, तो ये म्यूकोसा लेयर हो गई, राइट, तो ये म्यूकोसा लेयर हो गई। अब इस म्यूकोसा लेयर को एक सेकंड इरेज कर देता हूं जिससे कि अच्छे से लिख पाए। इस म्यूकोसा लेयर को आप देखोगे, इस म्यूकोसा के अंदर क्या है, इस म्यूकोसा के अंदर फर्दर आपकी सब म्यूकोसा लेयर है। तो यहाँ पर आपके कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे, याद है कि आपके सब म्यूकोसा जो थे SU फॉर सप्लाई, वहां पर सप्लाई हो रही थी, तो कैपिलरीज, नर्व कनेक्शन और आपके ब्लड वेसल्स यहाँ पे थे, तो वो फर्दर आपके चले जाएंगे एब्जॉर्ब होकर के अंदर। जैसे लैक्टियल यहाँ पर दिखा रखा है विच वॉज द लिम्फ वेसल ऑफ विलाई, तो इसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं। सिमिलरली आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी जुटानी है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, तो एब्जॉर्प्शन जो है इज द ट्रांसफर ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा टू द सर्कुलेटरी फ्लूइड्स दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। यानी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वो है जब आपने फूड जो डाइजेस्ट किया है उसके फाइनल फॉर्म को आपने ब्लड या लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, सो दैट इट कुड बी ट्रांसफर टू वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स। तो एब्जॉर्प्शन दो प्रकार के होते हैं जिसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन आपके दो टाइप के हो सकते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव मतलब इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, और एक्टिव मतलब कि यहां पर एटीपी की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर पैसिव भी दो टाइप का था, एक तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मतलब यहां पर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है सिर्फ ऑस्मोसिस से, और डिफ्यूजन मतलब अदर देन वाटर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी यहां पर डिफ्यूज होंगी। अब यहां पर भी डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो हर पैसिव में होगा, क्योंकि एनर्जी नहीं दे रहे हो आप, तो मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही मूव करेंगे। तो सिंपल जो है इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, राइट, इसमें कोई ट्रांसपोर्टर नहीं चाहिए, लेकिन फैसिलिटेटेड में आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, आपको यहां पर प्रोटीन की यानी ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी, कैरियर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको देखना होता है। और एक्टिव जो है इसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सामान जाता है, यानी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब कौन सी चीज कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न। तो यहां पर देखो जो आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन है, द पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन है विच इज इटसेल्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और कोई एनर्जी इसमें नहीं लगती, इसीलिए इसे पैसिव में कंसिडर किया गया। तो ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है इसमें ऑस्मोसिस भी है, बिकॉज ऑस्मोसिस इज व्हाट, ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर, और डिफ्यूजन ऑफ वाटर में आपको पता है एनर्जी नहीं लगती। एंड जो नॉर्मल डिफ्यूजन है कि आपके जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं ये भी अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहां पे देखो हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, और यहां पर कम मॉलिक्यूल है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर आ गए हैं तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर आपको सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, विच इज अ काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसफर। ओके, तो वाटर और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐसे ट्रांसफर हो सकते हैं। डिफ्यूजन भी आपका अब दो अलग अलग प्रकार का है, एक तो जिसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत है, एक जिसमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है, यहां पर मॉलिक्यूल्स जो है खुद डिफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज आपका सिंपल डिफ्यूजन से जा सकता है, और भी अलग अलग टाइप के मेथड से ग्लूकोज और अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड यहां से जा सकते हैं, लेकिन क्लोराइड आयंस जो है ये सिंपल डिफ्यूजन से जाएंगे, ये आपको अलग से याद करना है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्लोराइड आयंस, ये याद कर लो, पूछा जाएगा तो सिर्फ क्लोराइड आयन, क्योंकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो यहां पर आपका कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होता है,
ओके, इस प्रोटीन के थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स पास करते हैं, है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही, इसमें कोई मना नहीं कर रहा, यहां पर भी कोई एटीपी की जरूरत नहीं है, नो एटीपी इज नीडेड, इसमें भी हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें कैरियर प्रोटीन या परमिएज प्रोटीन लगेगा जरूर, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन या परमिएज जरूर लगेगा, जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड। अब आप बोलोगे सर ग्लूकोज तो ऊपर भी जा रहा था सिंपल डिफ्यूजन से, हम मना नहीं कर रहे, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं और वो किसी के साथ कपलिंग में ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड आपके सिंपल डिफ्यूजन से भी जा सकते हैं, फैसिलिटेटेड से भी। आपको क्या याद करना है यहां पर, सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल है क्लोराइड आयन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करो तो यहां पर भी आपको अमीनो एसिड और मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज मिलेगा, तो ये यूनिवर्सल एग्जांपल है, याद करने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज और अमीनो एसिड अलग अलग तीनों तरीकों से जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म, तो यहां पर जो अलग से एग्जांपल याद करना है दैट इज सोडियम। सिंपल डिफ्यूजन में क्लोराइड और एक्टिव जो आपका ट्रांसपोर्ट है इसमें सोडियम। तो एक्टिव है तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाएगा उल्टी डायरेक्शन में, तभी तो आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, आप उल्टा चल रहे हो। दूसरा यहां पर एटीपी भी लगेगी, ओके, तो इसमें एक्टिव प्रोसेस है तो एटीपी इज ऑल्सो यूज्ड, जो कि नीचे लिखा भी हुआ है कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एनर्जी फॉर दिस ट्रांसपोर्ट टू हैपन। और प्रोटीन तो इसमें लगता ही लगता है, ये तो स्टैंडर्ड बात है ही, प्रोटीन तो इसमें लगेगा ही लगेगा। चलिए, तो इस प्रकार से आपका एब्जॉर्प्शन हो सकता है अलग अलग चीजों का, तो वो आपके विलाय के अंदर फेंके जा सकते हैं, यानी इंटेस्टाइन में जहां पर आपकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी वहां पर विलाय के थ्रू म्यूकोसा में फेंके जा सकते हैं। लेकिन जो लिपिड है, लिपिड आपको पता है अब यार ये इनसॉल्युबल होते हैं, लिपिड तो आपके इतने सॉल्युबल नहीं है कि बहुत आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको थोड़ा अलग जुगाड़ देखना पड़ता है। तो जो मोनोग्लिसराइड है, यानी जिनमें एक फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, या जो डाइग्लिसराइड है जिनमें दो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, या जो ग्लिसरॉल है इटसेल्फ विच इज आल्सो टाइप ऑफ लिपिड, एंड जो फैटी एसिड है दे कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली एज दे आर वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं तो इन्हें तो आप ब्लड में फ्रीली मूव नहीं करा सकते, क्योंकि सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स तो चले जाएंगे लेकिन ये तो इनसॉल्युबल है, तो ब्लड में डायरेक्टली तो आपके बहकर नहीं जाएंगे, अदरवाइज कहीं कहीं पर क्लॉग होंगे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो बाइल सॉल्ट और जो फॉस्फोलिपिड थे दे कन्वर्ट देम इनटू स्मॉल स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड एज माइसील। यहां पर क्या था, बाइल के अंदर क्या क्या था, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट दैट इज बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, उसके अलावा थी फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। यहां पर जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड क्या बनाता है, मेम्ब्रेन का हेड बनाता है। दिस फॉस्फोलिपिड इज पोलर इन नेचर, ये पोलर हेड बनाता है, अगर ये पोलर है तो पोलर वाटर में सॉल्युबल भी होगा, तो ये माइसील बना देते हैं। ये आपके जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं इनको कवर कर देते हैं, जिससे कि ये अब थोड़े से सॉल्युबलाइज हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर एक फॉस्फेट की लेयर लग चुकी है जो कि पानी में बह सकती है। So they are first incorporated into small droplet called as mycel which moves into the intestinal mucosa, यानी जो विलाय लगी हुई है म्यूकोसा के ऊपर उनके अंदर ये चला जाएगा, क्योंकि अब ये थोड़ा बहुत वाटर सॉल्युबल हो चुका है। Then they are reformed into very small protein coated fat globule। फिर आप क्या करते हो, ये जो फैट है इसके ऊपर प्रोटीन का एक कवच चढ़ा देते हो जिसको आप बोलते हो काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन क्या है, जो फैट है इसको आप अब प्रोटीन से कोट कर दोगे, जिससे ये अच्छे तरीके से मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सके और एब्जॉर्ब हो सके इन द लिम्फ वेसल विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल दैट इज लैक्टियल इन द विलाय। तो विलाय की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर तो आ जाएंगे, लेकिन लिम्फ वेसल में जाने के लिए इन्हें प्रोटीन का कोट चाहिए रहेगा जिससे कि सॉल्युबल भी बन सके। सो दीज लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये जो लिम्फ है इसके नीचे आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट थी, उसके अंदर आप सामान को डाल दोगे। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू स्मॉल प्रोटीन्स coated fat globules that is chylomicrons, they are transported in the lacteals और काइलोमाइक्रोन ब्लड में एंटर कर जाते हैं। बात हो चुकी है। अब देखो क्या क्या हुआ इस डायग्राम में, देखो इट इज वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम एंड सारी चीजें इसके अंदर बहुत ही प्यार से समझाई हुई। देखो लेजर पॉइंटर ले लेता हूं, यहां पर आपके फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड प्रेजेंट है। अब ये फैट मॉलिक्यूल्स है, दे आर नॉट सॉल्युबल। आपको क्या करना है, आपको इनको माइसील में कन्वर्ट कर देना है। तो माइसील में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहां पर मेरे दोस्त इनके ऊपर ये जो कांटे हैं ये किसके कांटे हैं, फॉस्फेट के कांटे हैं।
तो यहां पर जो आपके फॉस्फोलिपिड थे उन फॉस्फोलिपिड्स के काटे, तो आपका क्या बनेगा, यहां पर फॉस्फोलिपिड की मदद से माइसील बन गया। अब ये माइसील आपका अंदर जा सकता है। माइसील जब आपके इस म्यूकोसल सेल में एब्जॉर्ब होगा, माइसील जब आपका इस म्यूकोसल सेल में एब्जॉर्ब होगा, तो गोल्जी जो कि प्रोसेसिंग करता है चीजों की, गोल्जी क्या करता है, पैकेजिंग करता है। तो गोल्जी क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फैट के ऊपर प्रोटीन का एक लेयर चढ़ा देगा, इसकी पैकेजिंग कर देगा। तो अब ये जो प्रोटीन के लेयर वाली चीजें कहलाई हैं, इन्हें आप क्या बोल दोगे, काइलोमाइक्रोन। और एक काइलोमाइक्रोन कहां चले जाएंगे, काइलोमाइक्रोन आपके इस लैक्टियल यानी इस लिम्फ वेसल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली यहां से आपकी जो कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर जाएंगे और ब्लड के थ्रू बहने लग जाएंगे। बात समझ में आई? अब एक बार बना के देख लेते हैं पूरा का पूरा डायग्राम अपने हिसाब से। देखो, ये आपका ल्यूमन है और इसके आसपास आपने विलाय लगा रखे हैं, ओके। और ये आपका ल्यूमन है, यहां पर चीजें टूटी, यहां पर चीजें टूटी, आपका फैट वैट यहां पर टूटा। अब बाइल के अंदर क्या थे, बाइल के अंदर आपके फॉस्फोलिपिड्स थे, बाइल सॉल्ट्स थे। उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा कोट कर लिया सो दैट इट कुड एंटर इनटू द मेम्ब्रेन। तो अब ये थोड़े से पोलर हो चुके हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो अब ये क्या बन गए, माइसील बन गए। अब इनका नाम है माइसील। माइसील बन गए हैं, तो ये यहां पर आ गए इस म्यूकोसल सेल के अंदर। यहां पर फिर फर्दर आपके जो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, इन माइसील्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से पैकेज कर देंगे, कोट कर देंगे बाय प्रोटीन। तो प्रोटीन का कोट चढ़ा दिया इन्होंने किसके ऊपर, लिपिड के ऊपर। ये स्ट्रक्चर क्या बन गया है, काइलोमाइक्रोन। और एक काइलोमाइक्रोन जो है विलाय आपको देखने को मिल रहा था यहां पर, इस विलाय के अंदर जो है ये लैक्टियल जो थी, ये काइलोमाइक्रोन यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इस लैक्टियल के नीचे आपकी जो कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी, वहां पर यहां से यहां गया एंड यहां से यहां चला जाएगा एंड अल्टीमेटली इट कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। ये आपका ओवरऑल मैकेनिज्म है लिपिड का। तो लिपिड में आपको दो चीजें पढ़नी पड़ती है, माइसील फॉर्मेशन एंड काइलोमाइक्रोन प्रोसेसिंग, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपकी लगभग सॉल्युबल होती हैं व्हेन दे आर स्मॉल। अमीनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट के छोटे मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स हो गए, नाइट्रोजनस बेस हो गया, शुगर हो गया, दे आर सॉल्युबलाइज्ड, बट द मोनोग्लिसराइड इज नॉट, द ग्लिसरॉल इज नॉट, द फैटी एसिड इज नॉट। इसके लिए तुम्हें अलग जुगाड़ लगाना पड़ेगा और उस हिसाब से आप इन्हें ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। अब एब्जॉर्प्शन अलग अलग पार्ट में किस किस चीज की होती है। माउथ में अगर आप देखोगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कुछ जो ड्रग्स हैं वो या तो माउथ में होंगे या फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होंगे। तो ड्रग तो सिर्फ इन दो जगह पर ही आपको देखने को मिलेगा। अल्कोहल जो है, शराब, ये आपकी स्टमक के अंदर होती है। एंड बस आपको इतना ही याद करना था, बची हुई सारी चीजें यूजुअल हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब मेरे भाई जेजुनम और इलियम बने ही एब्जॉर्प्शन के लिए, तो दुनिया का हर प्रोडक्ट वहीं पर होगा एब्जॉर्ब। तो ऑलमोस्ट जितने भी फूड मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो भी चीजें हैं जो डाइजेशन के बाद बची, वो सारी अगर एब्जॉर्ब होंगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी, क्योंकि यहां पर इलियम पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, सारी चीजें यहीं पर होंगी। ग्रैंड फिनाले खुद यहां पर हुआ है। स्टमक में आपका वाटर है, सिंपल शुगर्स हैं कुछ, और अल्कोहल है, तो अल्कोहल इज द इंपॉर्टेंट वन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर है, कुछ मिनरल्स हैं और कुछ आपके ड्रग्स। और जो माउथ है, इसमें सर्टेन ड्रग्स जो कि म्यूकोसा के कांटेक्ट में आती हैं और लोअर साइड ऑफ टंग के कांटेक्ट में या लिंगुअल पार्ट में जो कांटेक्ट में आती हैं, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज में चली जाती हैं। तो यहां पे ड्रग इज द ओनली थिंग टू बी एब्सॉर्ब्ड। ओके, तो सिर्फ यही हमें याद करना था कि माउथ में कुछ ड्रग्स, अगर आप आगे चलें स्टमक में, तो वहां पर मेन चीज जो एब्सॉर्ब होगी दैट इज अल्कोहल, उसके अलावा कुछ वाटर और सिंपल शुगर्स होंगी। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, कुछ मिनरल्स और ड्रग्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ, सब कुछ। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। तो इलियम जो है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में से इलियम जो कि हाईली कॉइल्ड था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो पहला शब्द था इलियम के बारे में वो था हाईली कॉइल्ड इलियम। ये आपका चीफ एरिया है फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एक तो इसकी लेंथ ज्यादा है, क्योंकि हाईली कॉइल्ड है तो बहुत ही कम इलाके में बहुत ज्यादा लंबा प्रेजेंट रहता है, कॉइल्ड नेचर है इसका,
एंड यहाँ पर विलाय प्रेजेंट रहती हैं और माइक्रो विलाय प्रेजेंट रहती हैं इन द म्यूकोसा लेयर, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो ये जो विलाय है यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो मैक्सिमम यहीं पर आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ये जो विलाय का सेम है ये आपको दिखाया हुआ है। सेम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेज। ओके, तो ऊपर का सरफेस दिखाया जाता है स्कैनिंग वाली से। इसके अलावा आपको काफी बार टेम इमेज भी देखने को मिल सकती है। टेम का मतलब होता है टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको अंदर की चीजें भी दिखा सकता है। तो हम यहां पर विलाय का सरफेस देख रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। तो सेम जो है ये आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो कि आपका स्कैन करता है पूरे के पूरे सरफेस को बढ़िया तरीके से। ऑलराइट, सो यहां पे आप देखिए दिस इज इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल मतलब आपका ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, यानी इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पर सीकल, सीकम कोलोन रेक्टम, तो सीकल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन दोनों के बीच में वॉल होगी ना, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इस वॉल के थ्रू जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर देगा। सो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल्स आर देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू टिश्यू फॉर देयर एक्टिविटीज। यानी अब जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल है वो अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे वाया ब्लड वेसल। इसे आप कहते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब क्या है? खाना लगना। तो डाइजेशन के आपके अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन मतलब आपने खाना खाया, तो इट इज इंजेशन, खा लिया, ठीक है। फिर है डाइजेशन, आपने खाने को चबाना स्टार्ट किया, तब से डाइजेशन आपकी स्टार्ट हो गई। ओके, या आपकी मैकेनिकल भी हो सकती है जैसे कि खाने को चबाना, और आपका केमिकल भी हो सकती है, यानी कि आपके काफी सारे असेंशियल पार्ट्स यहां पर होंगे, असेंशियल एंजाइम्स यहां पर होंगे जो चीजों को तोड़ेंगे। देन आपका एब्जॉर्प्शन, अब आपने डाइजेस्ट कर लिया है सारे के सारे खाने को, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे इन द ब्लड और आपके ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे टू द टिश्यू। टिश्यू में जाकर ये असिमिलेट होते हैं। असिमिलेट मतलब खाने का लगना। आपने काफी बार ये बोलते हुए सुना होगा किसी को कि हमारा लड़का खाता तो बहुत है बट इसको खाना लगता नहीं है। तो जो खाने की यूटिलाइजेशन है, जो आपका एनर्जी देगी, जो आपकी बॉडी में बिल्डअप बनाएगी, वह असिमिलेशन यानी यूटिलाइजेशन इन टिश्यू या यूटिलाइजेशन इन सेल्स। एंड देन आपका इजेशन यानी बचा खुचा बाहर फेंक देने का। तो यहां पर क्या होगा, चीजें आपकी बाहर निकल जाएंगी थ्रू एनस। ये 5 चीजें आपको पढ़नी रहती है। इंजेशन वी हैव ऑलरेडी डन, डाइजेशन अभी खत्म हुए देख के, एब्जॉर्प्शन देख लिया हमने काइलोमाइक्रॉन्स वगैरह की हेल्प से, असिमिलेशन पे पहुंच चुके हैं कि अब आपका फूड पहुंचेगा टिश्यू तक और फिर ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन आएगा और अल्टीमेटली वही ग्लाइकोलिसिस क्रैप साइकिल और आपको एटीपी एट द एंड ऑफ द डे दे देगा। जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है जैसे कि प्लांट के फाइबर हैं, जो कि आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं रफेज में, जो आप सलाद खाते हो, दैट इज जस्ट टू फिल योर टमी। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो आप सलाद खाइए, क्यों? क्योंकि सलाद में ज्यादातर चीजें आपकी फाइबर हैं जो कि आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगी, और कुछ आपका वाटर कंटेंट है जो आपकी बॉडी में जितना पहुंचे उतने आपके लिए बेहतर है। तो लड़कियां क्या करती हैं या जो भी डाइटिंग पे है, दे बेसिकली यूज टू ईट अ लॉट ऑफ सैलेड, क्योंकि उससे आपका पेट भी भर जाता है। तो आपका खाना जो है वो आप नहीं खाओगे तो चलेगा, भूख भी नहीं लगी, और जो खाया वो आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आप वेट लॉस कर पाओगे। तो वेट है, वेट कह रहा हूं, ये आपका प्लांट फाइबर है। देन डेड बैक्टीरिया है, ये जो है आपके फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, तो ये इलियोसिकल वॉल में चले जाएंगे। इलियोसिकल वॉल के थ्रू कहां पहुंच जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, तो बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर नहीं होता। एक बार अगर लार्ज इंटेस्टाइन में चीजें आ गई तो आ गई, फिर बाहर ही निकलेंगी। तो फीकल जो मैटर है ये आपका रेक्टम में टेम्परेरीली स्टोर होता है, और फिर इजेशन के थ्रू यानी डीफिकेशन, डी का मतलब होता है डिलीट करना, और फीकेशन में क्या वर्ड आ रहा है? फीकल, यानी फीकल मैटर को, यानी फीकल मैटर को आप जब डिलीट कर दोगे इट इज कॉल्ड एज डिफिकेशन, यानी इजेशन के थ्रू आप खाने को बाहर फेंक दोगे। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पे एक भाई साहब हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, जो कि पिज्जा को खा रहे हैं और पिज्जा को चबा रहे हैं ठीक तरीके से। तो क्या क्या बीमारियां हैं जो कि आपको इस प्रकार के खाने से या किसी भी प्रकार के खाने से देखने को मिल सकती है? जॉन्डिस, द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी इंटेस्टाइन में सूजन आ जाना, ये सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन एलिमेंट है ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा भी काफी सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स ये इन्फेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपका टेप वॉर्म है विच इज प्लेटीहेलमिंथ, राउंड वॉर्म है विच इज एस्केलमिंथ, देन थ्रेड वॉर्म है, हुक वॉर्म है,
पिन वॉर्म है, यानी वॉर्म से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन सबसे कॉमन। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस को आप पीलिया बोलते हो, नाम ही पीलिया है, तो आपकी आंखें और आपकी स्किन जो है ये पीली हो जाएंगी। यहां पर आप देख सकते हो स्किन जो है और आंखें जो है पीली पड़ गई। क्यों? क्योंकि जो बाइल पिगमेंट थे ये आपके जमा हो गए हैं बहुत ज्यादा और यूज नहीं हो पा रहे हैं। ओके, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर आपका लीवर डैमेज हो चुका है। तो लीवर डैमेज हो चुका है जिससे आपके बाइल पिगमेंट्स बन तो रहे हैं बट यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि बाइल पिगमेंट आपकी बॉडी में बढ़ते चले जाएंगे एंड अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी में दिखने लग जाएंगे कि इतनी पीली पड़ चुकी है आपकी बॉडी जस्ट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। तो पूछा जाता है कि इसमें कौन सा ऑर्गन इंपैक्ट हुआ है जॉन्डिस में? लिवर। और इसे पीलिया बोला जाता है, तो आंखें और स्किन पीली हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब आपके पेट से कंटेंट निकला, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से तो कभी वॉमिटिंग होती नहीं है, बहुत नीचे से पेट में गुड़गुड़ होती है, पेट से आपका कंटेंट जो है माउथ के थ्रू बाहर निकलता है। तो माउथ के थ्रू निकलता है ये तो सबको पता है। कोई आपसे पूछ लेगा कि कंटेंट निकला कहां से, पेट से निकला, इंटेस्टाइन से निकला, तो पेट से कंटेंट निकलता है माउथ से। और इसको कंट्रोल कौन करता है? वॉमिट सेंटर। तो ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको आप वॉमिट सेंटर भी बोलते हो। ये आपको वॉमिटिंग को कंट्रोल कराता है। एंड एक जी मिचलाने की जो फीलिंग है ये आपकी वॉमिटिंग से पहले आ जाती है, यानी जी घबराने लग जाता है, जिसे आप नोजिया बोलते हो। ओके, काफी बार आप पहाड़ पे चढ़ोगे, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी तबीयत ढीली लगने लग जाएगी, आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड, दैट फीलिंग इज कॉल्ड एज नोजिया। तो ये था आपका स्टमक का कंटेंट मुंह से बाहर आ जाना, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द सेंटर, वॉमिट सेंटर। डायरिया यानी दस्त लग जाना। तो यहां पर क्या है? फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फीसिस, यानी जो फीकल मैटर है ये वाटरी है, बहुत ही पतली हो चुकी है आपकी फीकल मैटर। एंड अल्टीमेटली यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है ये कम हो चुका है, क्योंकि फूड अब आपका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ब्लड के थ्रू। तो ज्यादातर जो फूड आपने खाया वो सारा का सारा इलियोसिकल वॉल के थ्रू कहां आ गया? आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, वो रेक्टम तक पहुंचा और वो बार बार निकलता रहेगा, यानी आपके फूड के एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है, तो एसिमिलेशन नहीं हो पा रही है, आप जो खा रहे हो वो सारा का सारा बाहर आ जा रहा है। तो यहां पर लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर बढ़ जाती है और आपका वाटरी कंटेंट यहां पर बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, यानी इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ ड्राई स्टूल, यानी यहां पर एक तो वाटरी कंटेंट कम है, यानी कि दस्त का जस्ट ये उल्टा है, डायरिया का जस्ट उल्टा है, कि यहां पर क्या हुआ? आपका वाटरी कंटेंट की जगह ड्राई कंटेंट है। ओके, और यहां पर पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पा रही है कोलॉन में। कोलॉन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, जब वो आपका पेरिस्टाल्सिस करेगा तो वो फूड को लेकर जाएगा रेक्टम तक, और तब जाके आपके न्यूरल सिग्नल्स आएंगे कि भाई रेक्टम में आपका एलिमिनेशन के लिए मटेरियल प्रेजेंट है, इसको बाहर निकालो। लेकिन अगर आपका पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रहा है कोलॉन के अंदर, तो आपके रेक्टम तक फूड नहीं पहुंचेगा, कोई न्यूरल रिफ्लेक्स नहीं आएगा, अल्टीमेटली आप फूड को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो कब्ज मतलब बहुत ही कम पॉटी आना, एंड अल्टीमेटली आपका काफी बार फॉर सम डेज यू विल नॉट बी एबल टू एलिमिनेट द ड्राई स्टूल, इसे आप कॉन्स्टिपेशन कहते हो। इनडाइजेशन यानी अपचन, यानी यहां पर खाना पचता नहीं। क्योंकि खाना पच ही नहीं रहा है और अगर आप और ज्यादा खाते जा रहे हो, बदहजमी इसे कहा जाता है, तो दिस इज जस्ट लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, क्योंकि आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है और आपके एंजाइम अगर आपको इजाजत नहीं देते तो आप कुछ खाओगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका पेट आपको भरा भरा लगेगा कि यार नहीं, अब और नहीं खाया जाएगा मुझसे, क्योंकि पहले वाला ही अभी तक नहीं पचा है। तो यहां पर ड्यू टू एंजाइटी आप स्ट्रेस में हो, आपके या तो एंजाइम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले वाला ही ठीक से नहीं पचा है खाना, फूड पॉइजनिंग हो गई है, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है, बाहर का बहुत ज्यादा खा लिया है, तो उससे क्या हो जाता है? पेट में जलन स्टार्ट हो जाती है। ओके, एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और एंजाइम जो है ठीक से काम नहीं करते। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू पॉन्डर ऑन डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की। अब नाम क्या है? पीईएम यानी कि प्रोटीन, यानी प्रोटीन की कमी होगी। दूसरा टर्म है एनर्जी, यानी एनर्जी की भी कमी होगी, यानी कैलोरी की कमी होगी। एंड माल न्यूट्रिशन यानी बहुत कम है। तो क्या क्या कम है यहां पर? प्रोटीन की भी कमी हो सकती है और एनर्जी की मतलब ओवरऑल कैलोरीज की भी कमी हो सकती है। और ये काफी सारे देशों में देखने को मिलता है और अलग अलग वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकती है। या तो माँ बच्चे का ठीक से ख्याल ना रखे, या फिर बहुत ज्यादा गरीबी है काफी सारे गांव में, तो वहां पर आपके अलग अलग स्कीम्स भी निकाले गए हैं बाय गवर्नमेंट कि हम अपने
बच्चों को, जो वहाँ पर जितने भी शिशु हैं या फिर वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको मिड डे मील खिलाई जाए, या फिर वहाँ पर जो प्रेग्नेंट माएँ हैं उनको भी मिड डे मील वाले बच्चों के साथ बुला करके और अच्छा आहार दिया जाए, अच्छा उनको आटा दिया जाए, अच्छा तेल दिया जाए, अच्छा गेहूँ दिया जाए, जिससे कि वो अपने बच्चों को बीमारी से बचा सकें। तो यहाँ पर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन काफ़ी अलग-अलग वजहों से हो सकता है। समझ लो कोई देश है जिसमें युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर खाने-पीने की कमी आ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन हुआ था, तो अल्टीमेटली देयर वर अ स्कैरसिटी ऑफ फूड, तो लोगों ने बहुत सारी मुहिमें चलाई थी कि हम लोगों को खाना बाँटेंगे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की भी थी अपने लेवल पर बढ़-चढ़ के, क्योंकि जो लोग थे जिनके रोज़गार चले गए थे, तो उनको भी खाना देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो वीकनेस से भी उनकी डेथ हो सकती है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है? डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन या फिर टोटल फूड कैलोरीज़। प्रोटीन तो नहीं मिल रहा, खाना भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं खाया है। दोनों प्रकार की डेफिशिएंसी यहां पर हो सकती है। सो ये काफी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है, जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, या साउथ अमेरिका की कंट्रीज, या फिर वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री, जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी और भुखमरी है। इस टर्म का इस्तेमाल मैं करूंगा यहां पर। भुखमरी मतलब ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर लोग भूख से मर जा रहे हैं, उनके पास खाने तक को पैसे नहीं है, खाने को रिसोर्सेज भी नहीं है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दैट इज पीईएम, में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट। सूखा पड़ चुका है, कुछ आया ही नहीं। फेमाइन, महामारी है, हर चीज की किल्लत है। पॉलिटिकल टर्मोइल या फिर कर्फ्यू, आसपास गोलियां चल रही हैं, आतंकवाद का माहौल है, तो उस केस में आप कहीं जा नहीं सकते, या फिर आपको कोई खाना देने आ नहीं सकता। इन सब केसेस में बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग मरते हुए देखे गए भूख से। ये बांग्लादेश में हो चुका है ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर, एंड इथियोपिया में देखा गया है जब वहां पर सूखा पड़ा था इन द मिड 80s। तो पीएम जो है ये दो तरीके से बच्चों को इफेक्ट करता है, एक तो मरासमस के थ्रू, एक क्वाशियोरकर के थ्रू। तो मरासमस और क्वाशियोरकर क्या है ये जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मरासमस के बारे में पढ़ें। मरासमस क्या है? इट इज द साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। यानी यहां पर प्रोटीन तो नहीं मिल रहा, यानी प्रोटीन वाली डाइट नहीं है, लेकिन कैलोरीज भी डेफिशिएंट है, यानी डाइट भी नहीं है, बच्चा कुछ भी नहीं खा पा रहा है। और इसकी एज क्या है? 1 साल से भी छोटी। अगर माँ ने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया है, क्योंकि दूध से ही पूरी एनर्जी और मिल्क मिलता था, या फिर आपका प्रोटीन मिलता था, अगर माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया है बहुत जल्दी ही बच्चे को, और कोई और फूड खिलाने स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें प्रोटीन भी नहीं है, जिसमें एनर्जी भी नहीं है, तो बच्चे में ना प्रोटीन होगा ना एनर्जी होगा, क्योंकि उसको ना माँ का दूध मिल रहा है ना अच्छा खाना मिल रहा है। अल्टीमेटली बच्चा जो है दिक्कत में आ जाएगा। अगर जो मदर है वो सेकंड प्रेगनेंसी लीड कर चुकी है, जब उसका बच्चा बहुत छोटा है, जब समझ लो बच्चा आपका 6-7 महीने का भी नहीं है, एंड यू गॉट प्रेग्नेंट फॉर द सेकंड टाइम, देन इट इज अ बैड थिंग। गवर्नमेंट इसके लिए प्रचार भी करती है कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, जिससे आप एक बच्चे की परवरिश पर भी ध्यान दे पाए और आपकी बॉडी भी दूसरी प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो। आपकी बॉडी इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाती कि आप एक प्रेगनेंसी से जस्ट उठी हैं और आप दोबारा प्रेग्नेंट हो सकें। नेचर भी इस चीज के खिलाफ है। तो अगर कोई मदर बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो चुकी है फॉर द सेकंड टाइम, जब उनका बच्चा काफी छोटा है, तो लैक्टेशन साइकिल पर इसका इफेक्ट पड़ता है। सो इन मरासमस जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से आपके टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाते और ग्रोथ भी नहीं हो पाती, क्योंकि ग्रोथ और बॉडी बिल्डअप के लिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो एक्सट्रीम इमाशिएशन हो जाएगा। इमाशिएशन मतलब मास का कम होना। तो आपके वजन में एक बहुत ही ज्यादा कटौती देखने को मिलेगी। थिनिंग ऑफ लिम्स, हाथ पैर एकदम पतले पतले सिकुड़े सिकुड़े हो जाएंगे। स्किन जो है ये आपकी सूखी हो जाएगी, थिन हो जाएगी, रिंकल्ड हो जाएगी, यानी स्किन आपकी हड्डियों से एकदम चिपक जाएगी। ओके, स्किन में कोई जान नहीं रहेगी, रूखी सी स्किन हो जाएगी। ग्रोथ रेट और बॉडी वेट जो है ये डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि इमाशिएशन से प्रोटीन नहीं है, वेट तो बढ़ेगा ही नहीं। प्रोटीन नहीं है तो कोई नए टिश्यूज, कोई नई चीज, कोई नए सेल नहीं बनेंगे। पुराने वाले जो डेड हो रहे हैं उनकी भी रिपेयरिंग रुक जाएगी। तो अल्टीमेटली ब्रेन या मेंटल जो फैकल्टीज हैं ये भी इंपेयर हो जाएंगी, यानी आपको दिमागी तौर पर भी इस चीज का भुगतान करना पड़ सकता है। दिस वॉज अबाउट मरासमस। तो मरासमस में क्या था? प्रोटीन भी कम है, कैलोरी भी कम है, यानी ना प्रोटीन है ना एनर्जी, और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिला। क्वाशियोरकर उल्टा है। सिंस इट इज एग्जांपल ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन तो कम होगा, प्रोटीन तो कम है, लेकिन इट इज अनअकंपनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, यानी कैलोरी जो है ये भरपूर है। यानी माँ ने अपने बच्चे को बहुत जल्दी दूध पिलाना बंद कर दिया, तो प्रोटीन की तो कमी रह गई, लेकिन उसने उसको रोटी खिलाना स्टार्ट कर दिया दबा करके।
तो इतनी ज्यादा रोटी खिलाओगे तो रोटी इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो एनर्जी तो तुम्हें मिल जाएगी, पेट तो तुम्हारा बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल तुम्हारी बॉडी की वृद्धि नहीं हो रही है, यानी हाथ पैर तुम्हारे पतले हैं लेकिन ओडीमा तुम्हें देखने को मिल गया, पेट ऐसा लग रहा है जैसे सूज गया हो, क्योंकि तुम सिर्फ कैलोरी कैलोरी खा रहे हो। तो यहां पर माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया है, तो मदर्स मिल्क रिप्लेस हो गया है, लेकिन हाई कैलोरी कोई डाइट दे दी गई है जिसमें प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन की तो डेफिशिएंसी है, लेकिन हाई कैलोरी डाइट है, तो आपने समझ लीजिए रोटी 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 स्टार्ट कर दी है, तो बच्चे का पेट भरेगा लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है। यहां पर उम्र 1 साल से ज्यादा की होती है, उसमें आप क्वेश्चन कर देखेंगे। मरासमस की तरह यहां पर भी वेस्टिंग ऑफ मसल्स हैं, क्योंकि मसल तो प्रोटीन से ही बनेंगी, प्रोटीन है नहीं। थिनिंग ऑफ लिम्स, लिम्स का तो आकार प्रोटीन से ही ठीक होगा। फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, यहां पर भी सेम आपको डेफिशिएंसीज देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पर कुछ फैट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कैलोरी अच्छी खासी है, तो आप हायर फैट या हायर कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हो, तो एक्सटेंसिव ओडेमा यानी सूजन आपको देखने को मिल सकती है। तो इस सूजन की वजह से ये होते तो हैं पतले पतले, तो हाथ पैर इनके पतले पतले हैं लेकिन पेट इनका मोटा है, तो इसे आप क्या बोलते हैं, ओडेमा बोल देते हैं। ओके, सो थिनिंग ऑफ लिम्स, लिम्स तो आपकी पतली हैं लेकिन पेट जो है आपका, टमी, ये आपकी मोटी है, क्योंकि आप दबा करके कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो स्वेलिंग आपको देखने को मिल जाती है, सूजन आपको देखने को मिल जाती है, राइट। So this was about the first chapter of physiology and I hope that you enjoyed this series very well. क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया यार डाइजेशन में, इतना टाइम यूजुअली लगता नहीं है, बट मैंने चाहा कि हर चीज़ हम बेहतर तरीके से समझें, बिकॉज फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इफ यू गॉट द फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल, nobody can stop you from qualifying any kind of entrance examination for which you are appearing. So being very good in physiology is always a great deal because it is mechanism oriented thing. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप हमें गूगल प्ले स्टोर पर अच्छी रेटिंग्स दे सकते हैं, बिकॉज योर रेटिंग्स टोटली बूस्ट आवर मोराल, हमें भी काम करने का मोटिवेशन वहाँ से मिलता है। तो आप अपनी रेटिंग्स दीजिए, प्यार बरसाइए, और अगले लेसन में मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अगले सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी, एंड लेट्स कवर दिस यूनिट एज सुन एज पॉसिबल विद ग्रेटर ग्रैस्प एंड ग्रेटर कंसेप्चुअलिटी। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।